हेलो एवरीवन, दिस इज उपेंद्र। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, हम लोग का ये क्रैश कोर्स चल रहा है जिसमें मैं आप लोगों को मिनिमम रस्ट सिखाता हूं जो आपको चाहिए टू बी अ ब्लॉकचेन डेवलपर। जैसे मैं कोर ब्लॉकचेन डेवलपमेंट कर रहा हूं ऑन रस्ट लैंग्वेज। अगर आपको कोर ब्लॉकचेन डेवलपमेंट सीखना है, जिसकी मैं सीरीज ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका हूं सबस्ट्रेट फ्रेमवर्क पे, जो फ्रेमवर्क आपको ब्लॉकचेन बनाने में हेल्प करता है। या फिर आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सीखना चाहते हो किसी भी रस्ट फ्रेमवर्क में, जैसे कि कॉसम वॉसम हो गया, इंका हो गया, सोलाना ब्लॉकचेन के लिए होगा, वो सारी सीरीज मैं स्टार्ट कर रखी है। और उसमें जो मिनिमम रस्ट चाहिए वो ये क्रैश कोर्स है दोस्तों, कि आपको इतनी रस्ट आनी चाहिए कि आप कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट समझ सको या फिर उसको बनाना स्टार्ट कर सको। तो दोस्तों, उसकी क्रैश कोर्स का ये दूसरा वीडियो है और मैंने आपके अपने पिछले वीडियो में वेरिएबल्स को बहुत अच्छी तरीके से डिफाइन किया कि वो कैसे स्टार्ट कर सकते हैं और उसकी म्यूटेबिलिटी क्या होती है, उसे हमें म्यूटेबल क्यों बनाना पड़ता है। तो वो वीडियो आप जरूर जाके देखें। आज हम देखेंगे कि वेरिएबल टाइप कैसे होते हैं, कौन-कौन से डाटा टाइप हैं जो हमारे रस्ट लैंग्वेज में डिफाइंड होते हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों को पहले बता दूं कि डाटा टाइप ऑलरेडी होता क्या है। तो दोस्तों, डाटा टाइप एक्चुअली आपके वेरिएबल के टाइप को बताता है। आपने एक वेरिएबल जो क्रिएट कर दिया, वो क्या करेगा, किसी भी डाटा को स्टोर करके रखेगा। जैसे हम लोगों ने कैलकुलेटर का एग्जांपल लिया था, हमने 5 और 6 वैल्यू उसमें जब दी कि इन दोनों वैल्यू को जोड़ना है, तो मैंने x इक्वल टू 5 और y इक्वल टू, एक मैंने वेरिएबल बनाया जिसका नाम x रखा है जिसमें मैं पहली वैल्यू को स्टोर कराऊंगा, और दूसरा वेरिएबल बनाया y रखा है जिसमें मैं दूसरी वैल्यू को स्टोर कराऊंगा, फिर उन दोनों को जोड़ पाऊंगा ना। तो वो दो वेरिएबल हम लोगों ने क्रिएट किए थे, वो स्टोर क्या करेगा, आपके एक डाटा को स्टोर करेगा। डाटा हम लोगों ने क्या दिया था, हमने नंबर दिया था 5 और 6, वो हमारे नंबर थे। तो वही दोस्तों, हमें डाटा कोई भी जब बनाऊँगा तो मैं बताऊँगा कि भाई इसमें जो डाटा आएगा, जो स्टोर होगा, वो किस टाइप का होगा। तो बेसिकली जो डाटा, अब कोई भी वैल्यू जो आप स्टोर कराते हो प्रोग्राम में, उसको इन्होंने क्लासिफाइड कर दिया है, उनको टुकड़ों में बाँट दिया है कि भाई ये किस-किस टाइप की होंगी। और ये काफ़ी ज़रूरी होता है जब आप किसी वैल्यू के साथ डील करना चाहो। आपके कंपाइलर, आपके प्रोग्राम को पता होना चाहिए कि भाई इसमें कैसी-कैसी वैल्यूज़ आ सकती हैं। कि रन टाइम में वो फटे ना। मान लो उससे पहले से उसे उसने बना रखा है हमने प्रोग्राम कि इसमें जो डाटा आएगा उसको जोड़ना है, और मैंने भेज दिया कुछ नाम लिख के, ठीक है? मैंने प्रोग्राम बनाया है 2 वैल्यूज़ को स्टोर कर, एक्स और वाई वैल्यू आएँगी और उनको मैं सेव करूँगा, और फिर क्या करूँगा, उनको ऐड करा के रिटर्न कर दूँगा उसका जो सम आया। बट बंदे ने एक्स की जगह पे भेज दिया राम और वाई की जगह पे भेज दिया श्याम। अब क्या उन दोनों को जोड़ कैसे करोगे? अब कोई 2 वैल्यू का सम कैसे निकाल सकते हो? जो प्लस ऑपरेशन चलता है किसी नंबर टाइप पे चलता है ना। इसीलिए टाइप डालना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यही होता है दोस्तों डाटा टाइप। जो वैल्यू उसमें स्टोर होगी वो किस टाइप की आने वाली है वेरिएबल में। तो हर वेरिएबल को जब हम लोग मेंशन करते हैं, जब हम क्रिएट करते हैं दोस्तों, तो उसमें हमें टाइप बनाना पड़ता है। चलिए अभी मैं आप लोगों को इस कोड करके दिखाता हूँ, कोड लैंग्वेज से कैसे लिखते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं मैंने एक नॉर्मल फिर से एक पैकेज क्रिएट किया है कार्गो न्यू करके, एंड उसके मैंने मेन फाइल में आके मेन फ़ोल्डर के अंदर क्या डाला है, एक वेरिएबल बनाया है जिसका नाम रखा है लेट एक्स, जो क्या वैल्यू स्टोर कर रहा है 5। मैंने एक वेरिएबल और बनाया दोस्तों जिसका नाम रखा है y, जो वैल्यू स्टोर कर रहा है 4। बट मैंने इसके आगे डिफाइन किया है ये किस टाइप का वेरिएबल होगा। ये क्या होगा, i32। अब कोई बंदा अगर कोई डिफरेंट वेरिएबल डालने की कोशिश करेगा इनपुट वैल्यू में, अगर ये i32 के अलावा कोई टाइप की वैल्यू डालेगा तो ये क्या, ये एरर दे देगा। अभी मैं वो भी करके दिखाऊंगा आपको। तो कोड क्या है, कोड को पता है कि भाई मेरे को नंबर ही दो। इंटीजर i32 किसको रिप्रेजेंट करता है, इंटीजर, 32 बाइट का इंटीजर। उस पे बात करेंगे कि इसका स्टोरेज क्या है। ये स्टोर करेगा इंटीजर, एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इंटीजर रिप्रेजेंट कर रहा है। पर वो 32 बाइट के ही इंटीजर स्टोर कर सकता है, उससे बड़े इंटीजर ये स्टोर नहीं कर सकता। तो हमने यहाँ पे क्या बताया कि भाई इसमें एक इंटीजर स्टोर होगा और उसका जो मैक्सिमम साइज़ हो सकता है वो 32 बाइट का हो सकता है। अब वो चीज़ मैं आप लोगों को आगे अभी दिखाऊँगा, एक चार्ट पूरा दिखाऊँगा कि एक्चुअली वो साइज़ किसको रिप्रेजेंट करता है। पहले हम इसको सम करते हैं, तो हम एक और वेरिएबल बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं सम। अब इन दोनों को सम करेंगे तो कैसा वेरिएबल आएगा? तो उसको टाइप दे देंगे हम लोग, ये डबल कोलन लगा के हम लोग क्या करेंगे, सॉरी सिंगल कोलन लगा के हम लोग लगाएँगे यहाँ पे i32 डिफाइन कर देंगे, एंड देन यहाँ पे लिख देंगे x प्लस वाई। ये क्या हो गया, ये इक्वल टू हो गया x प्लस वाई के। ठीक है दोस्तों? तो यहाँ पे हमारी सम की वैल्यू क्या आ जाएगी, x और y का सम, और हम इसको प्रिंट करा देंगे, प्रिंट ln। और यहाँ पे इसको माइक्रो बनाएंगे, एक्सक्लेमेशन लगाएंगे, एंड देन इसके अंदर मैं जो भी लिखूंगा, सम ऑफ x एंड y इज। अब मुझे इस सम की वैल्यू प्रिंट करानी है, तो यहाँ पे इसको लिखूंगा क्या, सिम सम को प्रिंट करा दो। बट अभी ये इस लाइन को ही प्रिंट कर देगा पूरा, तो एज अ वैल्यू इसकी फेच कर पाए, इसलिए इसको बंद कर लेंगे कर्ली ब्रेसेस में। और अभी इसको रन करते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है दोस्तों। ये कार्गो रन से सीधा ही हम लोग कर देंगे, क्या करेगा वो, हाँ, कार्गो रन से अगर हम डायरेक्टली करते हैं तो वो कंपाइल भी करता है, साथ में रन भी कर देता है एक ही कमांड से। अभी दोस्तों यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है।
ठीक है, तो यही खास बात है ट्रस्ट का। ओके, फ्रेंड की स्पेलिंग मिस्टेक है। ओके, अभी ये बिल्ड हो गया है और उसके बाद इसने पहले बिल्ड किया, कंपाइल किया, देन इसको रन किया। आप देख सकते हैं सम ऑफ एक्स एंड वाई इज इक्वल टू 9। तो मैंने स्टोर की वैल्यू 5, मैंने स्टोर की वैल्यू 4। अब इसको जब सम करने जा रहा है, जहाँ ये देखिए मेन फॉर्मूला क्या है, ये है जिसमें वो दो वैल्यूज को सम करेगा। अब मेरे को पता है बार बार एक्स की वैल्यू कुछ और आएगी, वाई की वैल्यू कुछ और आएगी, इनको सम कराऊंगा तो मैं उन किस वेरिएबल को दिखाऊंगा कि भाई इन दो वेरिएबल को सम कर दो। मैंने एड्रेस डाल दिया। मैंने वेरिएबल की वीडियो में आपको बताया था ये एक्चुअली एड्रेस रिप्रेजेंट करता है जहाँ पे वो वैल्यू स्टोर है। तो वो बता रहा है कि एक्स एड्रेस पे जो वैल्यू स्टोर है और वाई एड्रेस जो वैल्यू स्टोर है उनको जोड़ दो और फिर इस सम में स्टोर करा दो। इस वाले सम वाले एड्रेस पे वैल्यू स्टोर करा दो और यहाँ पे ये कह रहा है भाई सम वाले एड्रेस पे जो वैल्यू है उसको उठा के यहाँ पे प्रिंट करा दो। अब एक्स और वाई तो स्टोरेज है ना, वो हमें बनाना पड़ेगा और उसमें नई नई वैल्यूज को हम लोग स्टोर कराते रहेंगे। अभी 5 और 4 का ही तो सम नहीं कराना ना, हम जब कैलकुलेटर का प्रोग्राम बनाएंगे उसमें बंदा जो भी वैल्यू डालेगा वो हमें स्टोर कराना होगा। अभी जब हम कैलकुलेटर का इस वीडियो सीरीज में हम लोग अच्छे से कैलकुलेटर का पूरा प्रोग्राम बनाऊंगा, दिखाऊंगा कि इनपुट कैसे दिए जाते हैं एंड ऑल। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि ये अभी इन्होंने डाटा के टाइप क्यों बनाए। ठीक है, मैं आपको बेसिक तरीका बता रहा हूँ कि डाटा का टाइप बनाने का रीजन क्या हुआ। ठीक है, अब आप लोगों को आई होप समझ में आया होगा। अभी मैं यहाँ पे मिस्टेक बाय मिस्टेक अगर मैं इसके टाइप को कुछ और भेजना चाहूँ तो देखना कंपाइलर एरर दे देगा। मैं भेजना चाहता हूँ ऐसे लिख के 5 भेज दूँ, भाई एज अ स्ट्रिंग स्लाइस आप 5 चले जाओ। अब देखना क्या ये रन करेगा, एरर आ गया। बोल रहा है कि भाई मेरे को नंबर चाहिए तो मैं स्ट्रिंग क्यों भेज रहा हूँ। ठीक है, स्ट्रिंग की एक स्लाइस क्यों भेज रहा हूँ, मेरे को नंबर भेजो। तो ये प्रॉब्लम थी दोस्तों। और इसी चीज ये टाइप बनाया गया कि कल को बंदा अगर यूजर कुछ अलग सी चीज भेजना चाहे तो हमारा प्रोग्राम उस चीज को हैंडल कर पाए। हमारे प्रोग्राम को पता होना चाहिए, नहीं तो वो उसको एरर दे दे। ये नहीं यूजर को कुछ और ही रिजल्ट दिया दे रहा है। ठीक है, आपने कैलकुलेटर बनाया वो कुछ और ही भी उसको समझ नहीं आया, ये 5 है तो उसने 4 ही भेज दिया, दोनों को सम किया। क्या कहा कि एक्स की वैल्यू तो समझ नहीं आया, इसको छोड़ दो, इन दोनों का सम क्या करो आप 4 भेज दो। क्या होगा, जो बंदा कैलकुलेटर यूज करेगा उसका तो हिसाब गड़बड़ हो गया ना, तो आपका प्रोडक्ट फिर मार्केट में चल नहीं पाएगा, क्योंकि अगर इतनी सारी एरर देगा तो क्लाइंट आपको लात मार देगा कि भाई ये डेवलपर तो नहीं चाहिए। तो अभी मैं ये बेसिक्स बता रहा था। ठीक है, ये तो फनी बात हो गई। डाटा टाइप क्यों बनाया गया ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जल्दी से बात कर लेते हैं कि अपने डाटा को किस किस टाइप में क्लासीफाई कर सकते हैं और क्लासीफाई करने की हमें जरूरत है। ठीक है दोस्तों, तो अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, इन्होंने बताया कि डाटा टाइप दो तरीके के होते हैं बेसिकली। पहले पहले उसको दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। एक होता है हमारा स्केलर, दूसरा होता है कंपाउंड टाइप। लेट मी शो यू। यहाँ पे इन्होंने बताया इसके दो सबसेट होते हैं, होता है स्केलर, एक होता है कंपाउंड टाइप। अब इन्होंने यहाँ पे बताया है कि जो स्केलर टाइप होता है वो बेसिकली एक वैल्यू को ही स्टोर करता है। अब मैं कोई नंबर भेजूंगा, 5 भेजूं या 500 भेजूं, वो वैल्यू क्या है, वो नंबर क्या है, एक ही है ना। मैं चाहूँ कि दोनों नंबर को एक ही जगह पे स्टोर करा दिया होता। ये जो प्रोग्राम में मैंने यूज किया है एक्स और वाई, दो नंबर्स को अलग अलग स्टोर कराने के लिए यूज किया है ना, क्योंकि मैंने जो डाटा टाइप बनाया है एक्स को वो i32 बनाया है और ये जो हमारा टाइप है वो स्केलर टाइप है। कोई भी एक इंटीजर को स्टोर कराने के लिए हेल्प होगा। ठीक है, तो इसीलिए ये जो डाटा टाइप्स होते हैं उनको स्केलर बोलते हैं काफी बार। और हमें रिप्रेजेंटेशन भी इसलिए हमने ये टाइप बनाया दोस्तों कि हमें चाहिए भी था ऐसा डाटा टाइप जो एक वैल्यू को अलग दर्शा सके। अभी क्या होगा, एक्स और वाई की वैल्यू को हमको अलग अलग यूज करना है ना, जिसमें हम एक एक इंटीजर को ही स्टोर कराएंगे। ठीक है, तो हमें अलग अलग इंटीजर के साथ ही एक्चुअली डील करना है, इसलिए हम लोगों ने ये डाटा टाइप बनाया। अब कभी हमारी ऐसी रिक्वायरमेंट आएगी कि हमें चार पांच इंटीजर को एक साथ ही यूज करना है जब करना है। ठीक है, तब हम ऐसा डाटा टाइप बनाएंगे जो होगा कंपाउंड, जिसमें हम एक से ज्यादा वैल्यूज को स्टोर करा के उसका अलग डाटा टाइप नाम दे सकते हैं। ठीक है, मैं उसको समझाने की आपको कोशिश करता हूँ दोस्तों। पहले मैं बता दूं कि स्केलर में कितने टाइप के आते हैं। सबसे बेसिक जो डाटा टाइप होता है दोस्तों वो हमारा स्केलर ही होता है। अब उसमें कौन कौन से डाटा टाइप एक्चुअली में हमारे आते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, पहला जो डाटा टाइप आता है वो हमारा आता है इंटीजर का। आप देख सकते हैं इन्होंने बताया पहला आता है इंटीजर टाइप का। अब इंटीजर भी हमारे कौन से होते हैं, वैसी वैल्यू जो फ्रिक्शन में ना लिखी हो, जैसे जो डेसिमल में नहीं आएंगी, जो केवल 1 2 3 4 ऐसे नंबर्स होंगे, माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक, वो सारे हमारे इंटीजर होंगे। ठीक है, बट उसमें डेसिमल्स नहीं आएंगे। 1.44 वो इंटीजर में नहीं आता है। ठीक है, वो किस में आता है, वो आता है हमारा फ्लोट में आता है। यहाँ पे उसको हम लोग फ्लोट बोलते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज में। ठीक है, होल नंबर जैसे वहां पे बात होती थी। तो दोस्तों इंटीजर भी दो तरीके के होते हैं। इन्होंने बोला है कि एक इंटीजर होता है जो पूरे सबसेट को रिप्रेजेंट करता है, कि भाई माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक जितने भी हमारे होल नंबर हैं वो क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे। ठीक है, बट इन्होंने कहा कि कभी कभी ऐसी रिक्वायरमेंट होगी कि हम चाहते हैं यूजर जो इनपुट भेजे वो हमेशा प्लस नंबर ही भेजे, उसमें वो माइनस का यूज ना करे। ठीक है, जैसे हम लोग डिवाइड में जाएंगे, बहुत जगह पे यूज करेंगे, कहीं कहीं पे रिक्वायरमेंट आ जाती है कि माइनस इनपुट ही ना आए, तो हमें वहां पर भी ऐसा डाटा टाइप डालना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या होगा, बंदे ने मगर माइनस भेजा, ठीक है, यहाँ पे -9 भेजेगा तो ये चल जाएगा। अब देखो कार्गो रन करते हैं, ये चल गया, इसने वैल्यू दे दी -5। ठीक है, पर इन्होंने एक और डाटा टाइप बनाया दोस्तों कि अगर बंदा माइनस ना भेजे,
मैं चाहता हूँ कि माइनस आ ही ना, क्योंकि माइनस से भी हमारी वैल्यू में गड़बड़ हो जाएगी। हम चाहते हैं वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में ही आए। ठीक है, जैसे क्लास में क्या होता है, किसी का रोल नंबर कभी माइनस में होता है क्या? हमेशा किसी का रोल नंबर प्लस में ही होता है। ठीक है, आप केले खरीदने जाओगे तो वो माइनस में तो कुछ देगा ही ना, हमेशा 1 2 3 4 ऐसे ही केले देगा। तो ऐसी वैल्यूज को रिप्रेजेंट करने के लिए हमेशा प्लस यूज करना पड़ेगा। तो दोस्तों उसके लिए इन्होंने लाया है, जैसे होल इंटीजर, सारे इंटीजर जो माइनस वाले भी हैं वो आ जाते हैं इसमें आई के फॉर्म में। एक आता है हमारा यू अनसाइन इंटीजर, ये होते हैं साइन इंटीजर जिसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। एक होता है अनसाइन इंटीजर जिसको हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब आप U32 U8 वगैरह कुछ लिख दोगे तो क्या हो जाएगा, वो अनसाइन इंटीजर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो वो रिप्रेजेंट करेगा केवल प्लस वैल्यूज को। अगर मैं यहीं पे चेंज करके इन सारी आईज को चेंज कर दूं और इसको U32 बना दूं, इसको भी U32 बना दूं, एंड देन मैं इसको भी U32 बना दूं। अब दोस्तों मैं ट्राई करता हूँ, अभी देखना एरर आ जाएगा। कह रहा है कैन नॉट अप्लाई यूनिटी ऑपरेशन, ये माइनस यहाँ पे नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ पे केवल पॉजिटिव इंटीजर्स आते हैं। तो दैट्स व्हाई वी हैव क्रिएटेड टाइप कि भाई कल को यूजर कैसा इनपुट देगा ये भी हम डिसाइड कर पाए, हम प्रोग्राम उस हिसाब से लिख पाए। हम ये नहीं कि यूजर कुछ भी डाल देगा तो डेवलपर प्रोग्राम लिख ही नहीं पाएगा। ठीक है, कि हर चीज को हैंडल कर सके। तो डेवलपर की सहूलियत के लिए डाटा टाइप बनाए गए हैं। ठीक है दोस्तों, एंड फ्रेंड्स यहाँ पे इन्होंने फॉर्मूला लिखा है कि ये जो U32 मैं बोल रहा हूँ वो एक्चुअली रिप्रेजेंट किसको करता है। तो जैसे मैं अगर I8 की बात करूँ तो I8 क्या होगा, इन्होंने ये बाइनरीज में कितनी वैल्यू स्टोर कर सकता है उसका क्या है नो, एक हर वैल्यू का एक कोड होता है। ठीक है, आप 5 लिखते हो तो एक्चुअली बाइनरी उसको ऐसे नहीं समझती है, वो बाइनरी लैंग्वेज में 0011 के फॉर्म में होता है। तो कितनी वैल्यू, क्योंकि वो 0011 समथिंग बड़ा हो जा रहा है ना, आपको तो लग रहा है कि मैंने 400 लिखा है बट वहां पे उसका रिप्रेजेंटेशन काफी बड़ा है। वो कितने टाइप कितना नंबर स्टोर कर सकता है वो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं 2n-1 माइनस से 2n-1 प्लस में। तो ये जब हम लोगों ने किया तो -128 से लेके +127 नंबर ही I8 में हम स्टोर करा सकते हैं। अब आप कहोगे U8 में कितना करा सकते हैं, तो यहाँ 0 से लेके हमको नंबर जाने ना, तो ये जितनी भी वैल्यू हम स्टोर करा पा रहे थे ये माइनस से 128 से, ये सारी वैल्यू का स्पेस खाली रह गया, तो वो भी वहां जा सकता है। इसलिए इसका डबल 128 का इधर 128 वैल्यू उधर, दोनों का डबल 255 वैल्यू यहाँ पे हम स्टोर करा पाएंगे। तो दोस्तों अब I32 की अगर हम बात करें तो I2 की पावर I32 कर लो, 2 की पावर 7-1 किया था ना, अब यहाँ पे 2 की पावर n-1 वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 की पावर I31, सॉरी 2 की पावर 31, जो कि काफी बड़ी वैल्यू होगी। तो इसीलिए जैसा स्टोरेज, अब आपको ये भी तो पता होगा ना कि भाई आप कैलकुलेटर बना रहे हो तो आप कैसी वैल्यूज को सेव करा सकते हो। हर कैलकुलेटर की एक लिमिट होती है, आपने देखा होगा कि भाई 10 डेसिमल तक डाला उसके बाद वो ले ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि उसने जो वहां डाटा टाइप यूज किया है उसके बाद वो लेता ही नहीं है। जैसे 120 अगर U8 मैंने यूज़ कर दिया होता तो 128 वैल्यू ही लेता, उससे ज़्यादा वो लेता ही नहीं। दैट्स व्हाई यहाँ पे डाटा टाइप डालना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, कि हम अपने हिसाब से कोडर देख सके कि भाई मेरे डिवाइस में मेमोरी कितनी है, कितनी। अगर मैं कोई कोड बना रहा हूँ जो छोटे लैपटॉप के लिए जिसमें 2 ही जीबी रैम के लिए है, मैं यूज़ करूँगा ना छोटा-सा कोड जिसमें छोटी-छोटी मेमोरीज़ हों, छोटे प्रोग्राम जो बड़ी चीज़ें हैंडल नहीं कर पाएँगे, और छोटी चीज़ें तो वो हैंडल कर लेना, ऐसा कैलकुलेटर तो मैं बनाऊँगा ही ना जो छोटे सस्ते कैलकुलेटर होते हैं जिनमें कम मेमोरी वगैरह होती है, कि वो छोटे-छोटे ऑपरेशन कर पाएँ, बहुत कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन ना कर पाएँ। तो ये सारी चीज़ें होती हैं दोस्तों। तो यही सारा इसका रिप्रेजेंटेशन था, जो मैंने आप लोगों को दिखाने की कोशिश की। एंड देन यहाँ पे अनदर टाइप बताया फ्लोट टाइप जिसमें हम F32, F64 कर देते हैं दोस्तों। इसमें सबसे छोटी वैल्यू जो है F32 होती है, क्यों? क्योंकि इसमें डेसिमल्स भी रिप्रेजेंट होते हैं। 2.0 समथिंग लिखना है आपको तो आप उसको कैसा टाइप बनाओगे? F32 बनाओगे। वो क्या होगा, उसमें डेसिमल भी हो सकते हैं। और आपको पता है डेसिमल आ गए हैं तो उनको कोड में रिप्रेजेंट करना फिर उनका साइज़ काफ़ी ज़्यादा होता है। इसीलिए F32 से नीचे वैल्यू नहीं रखती, क्योंकि वो स्टोर ही नहीं कर पाएगा छोटे-छोटे डेसिमल। तो उनका जो कोड होता है उसका साइज़ काफ़ी बड़ा होता है। कोड मतलब मैं बोल रहा हूँ कि एक्चुअली जब वो जाके बाइनरीज़ में कन्वर्ट होते हैं डेसिमल्स वाली वैल्यूज़ ना, वो काफ़ी बड़े साइज़ की हो जाती हैं। आप ऐसा समझो, डोंट बी कन्फ्यूज़। तो इन्होंने यहाँ पे अभी न्यूमेरिक ऑपरेशन बताया कि कौन-कौन से ऑपरेशन हो सकते हैं किस वैल्यूज़ पे, तो उन्होंने दिखाया इन सारे टाइप्स पे सारे न्यूमेरिक ऑपरेशन हो सकते हैं। ठीक है, एफ टाइप हो, U32 हो, आई हो, इन पे हम लोग न्यूमेरिक ऑपरेशन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप स्ट्रिंग को थोड़ी ना जोड़ सकते हो। मैं कहूँ स्ट्रिंग 1 प्लस स्ट्रिंग 2, ठीक है? या फिर फॉल्स प्लस ट्रू। अब मेरा एक डाटा टाइप और होता है जिसको हम लोग बूलियन बोलते हैं। क्या होता है? बूलियन टाइप, जिसको हम बुल से रिप्रेजेंट करते हैं। एफ बुल यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये क्या है, इसमें हम लोग ट्रू और फॉल्स की वैल्यू स्टोर करते हैं केवल। या फिर वो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। तभी कंट्रोल फ्लो करने में बहुत हेल्प आता है ट्रू एंड फॉल्स का प्रोग्राम में आप आगे देखोगे, इसलिए इन्होंने ये डाटा टाइप बना दिया। अब क्या मैं ट्रू और फॉल्स को जोड़ सकता हूँ? नहीं जोड़ सकता हूँ, इसीलिए न्यूमेरिक ऑपरेशन यहाँ पे नहीं लगेंगे। ठीक है दोस्तों? तो आप रिप्रेजेंट देख सकते हैं कि ये डाटा टाइप कौन-सा हो गया, बूलियन हो गया। ये सभी हमारे अभी कौन से सिंगल यूज़ वाले चल रहे हैं। हर चीज़ में हम एक ही वैल्यू स्टोर करा रहे हैं, इसीलिए ये स्केलर डाटा टाइप है। एक है दोस्तों करैक्टर डाटा टाइप, मतलब कोई भी करैक्टर आप एक करैक्टर आप स्टोर करा सकते हो। जैसे ए हमारा एक करैक्टर ही है। 5 भी एक करैक्टर को रिप्रेजेंट करता है, बट एक, ठीक है? ये इमोजी हमने बनाया, ये भी करैक्टर है। जो भी लाइक एक डायग्राम हम बना सकें,
कुछ भी एक डायग्राम जो हम अभी तक कीबोर्ड में देखते हो वो सारे एक कैरेक्टर हैं। तो कल को ऐसा इमोजीज वगैरह भी आपको शो करना हो तो वो किस लिए कैरेक्टर के लिए यूज होगा। तो वो चार टाइप होता है, CHAR उसके आगे रिप्रेजेंट कर देता है। वो कोई भी कैरेक्टर को स्टोर करा सकता है। फिर मैं वो भी दिखाऊंगा दोस्तों कैरेक्टर का कितना बेहतर यूज कर सकते हैं अपने कैलकुलेटर में। एंड दोस्तों ये हमारे हो गए सारे सिंगुलर टाइप के, एक वैल्यू जब हमें स्टोर करानी हो तो ये सारे टाइप इसमें कवर हो गए। ठीक है। तो फ्रेंड्स जैसा मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका, कंपाउंड टाइप्स आर ग्रुप कैन ग्रुप मल्टीपल वैल्यूज इनटू वन टाइप। तो जो स्केलर टाइप्स थे उनको अगर हम ग्रुप में डाल दें, दो तीन स्केलर टाइप्स को, और उनके ग्रुप को एक नाम दे दें, तो उसे हम कंपाउंड टाइप बोलते हैं। अब रस्ट लैंग्वेज में जो प्रिमिटिव टाइप है, वो कंपाउंड प्रिमिटिव कंपाउंड टाइप है, वो दो तरीके के ही होते हैं। इनका नाम इन्होंने बताया टपल या एरे। अब दोस्तों प्रिमिटिव टाइप क्या होते हैं? ठीक है, प्रिमिटिव टाइप्स क्या होते हैं हमारे, जो हमारी लैंग्वेज में लिखे हुए हैं, हमारी लैंग्वेज को पता है इसका मतलब क्या है। जैसे मैंने बोला ना, ये I32 को लैंग्वेज को पता है। लैंग्वेज में ऐसा कंपाइलर नहीं बोलेगा भाई ये क्या है, तो पता है I32 का मतलब क्या है, उसके सारे रूल्स पता है कि I32 के साथ डील कैसे करना है। तो हम कोई भी लैंग्वेज जब बनाते हैं तो उसमें बताते हैं कुछ डाटा टाइप, और उनके रूल्स लैंग्वेज में पता होते हैं, कंपाइलर को पता होते हैं इसके साथ डील कैसे करना है। ठीक है। ऐसे इन्हीं ये सारे डाटा टाइप्स हमारे प्रिमिटिव टाइप होते हैं, जिनके बारे में अगर मैं आगे लगा दूं, ठीक है, अगर मैं किसी वेरिएबल को उस टाइप का अगर बनाता हूं, मैंने एक वेरिएबल बनाया टप, और मैंने I32 टाइप का अगर उसको बना रहा हूँ, या फिर मैंने एक्स वेरिएबल बनाया था उसको मैंने U32 टाइप का अगर बना रहा हूँ, तो अब मेरे कंपाइलर को पता होना चाहिए ये वेरिएबल U32 टाइप का है, तो U32 टाइप के जितने भी ऑपरेशन होंगे सम करने के एंड ऑल, क्योंकि उस लैंग्वेज में लिखे हैं, वो उसको हैंडल कर पाएगा। ठीक है। तो ऐसे ही एक हमारा जो कंपाउंड डाटा टाइप है उसमें भी टपल और एरे होता है, उसको भी हैंडल करना पूरा हमारे कंपाइलर को पता होता है कि उसको कैसे हैंडल करना है दोस्तों। आगे हम लोग बात करेंगे जो नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स होंगे। हमारी लैंग्वेज हमको ये भी छूट देती है कि आप अपने टाइप के भी डाटा टाइप बना लो। जैसे डाटा टाइप आपके प्रोग्राम में यूज़ होने वाले होंगे बहुत बड़े कंपाउंड टाइप के, इन सारे छोटे-छोटे डाटा टाइप जो प्रिमिटिव मैंने बता दिए, जो एक बेसिक होने ही चाहिए, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं, कॉमन डाटा टाइप, जो एक लैंग्वेज आपको बता देती है। पर आपको अपने प्रोग्राम स्पेसिफिक इन सारे डाटा टाइप को मिला के एक डाटा टाइप अगर बनाना है, तो वो भी बना सकते हो। बट वो हमारे कंपाउंड प्रिमिटिव डाटा टाइप में नहीं आएँगे। अभी हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? प्रिमिटिव डाटा टाइप जो ऑलरेडी हमारी लैंग्वेज में डिफाइंड होते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने एक टपल टाइप का डाटा टाइप बनाने की कोशिश की है, जिसको हम लोग टप बोलते हैं। लेट मी शो यू, जिसको हम लोग टप बोलते हैं। और वो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? दोस्तों जब भी आप कोई आपने एक लेट वेरिएबल बनाया, लेट वेरिएबल कीवर्ड यूज़ करके एक टप वेरिएबल बनाया, इसको मैं कुछ भी नाम दे सकता हूँ, इन्होंने यहाँ पे टप दे दिया है, लेट्स जस्ट चेंज इट। ठीक है? आप हम लोग इसको चेंज करने की कोशिश करते हैं। अभी मैं इसके नाम को XYZ कर दूँ। ठीक है? तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने एक वेरिएबल बनाया लेट एक्स वाई जेड, इसका नाम दिया है, और मैंने उसका टाइप डिफाइन कर दिया है, जो कि एक टपल टाइप का है। इसको कैसे पता चल रहा है? अगर मैं ये ब्रैकेट लगा देता हूँ, ब्रैकेट लगाता हूँ और उसके अंदर मैंने अपने टाइप डिफाइन कर दिया कि पहला जो होगा उसमें वैल्यू होगी वो I32 होगी, दूसरी 64 होगी F64, तीसरी U8 टाइप की हमारी वैल्यू होगी। ठीक है, मैंने डिफाइन कर दिया और फिर मैंने उसमें वैल्यू स्टोर करा दी। अब मैं इसको अगर प्रिंट कराता हूँ, तो आप देख सकते हैं एक्स वाई जेड इज, उसने वो वैल्यू वैसे ही प्रिंट करा दी। तो आप देखिए मैंने जो प्रिंट में क्या लिखा था। अब पहले मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स, ये प्रिंटलन माइक्रो है, जिसके अंदर हम अगर ये कॉमा लगा के, डबल कॉमा लगा के इसमें कुछ भी वैल्यू लिखते हैं तो वो एज अ स्ट्रिंग उसको प्रिंट करा देता है। बट अगर मैं एक उसके अंदर करली ब्रेसेस डालने के बाद, ठीक है, करली ब्रेसेस क्या होता है, ये स्पेस यहाँ पे बताता है कि यहाँ पे मैं कोई वैल्यू डालने वाला हूँ। आप चाहो तो एक्स वाई जेड डायरेक्टली उसके अंदर लिख दो वेरिएबल को, या फिर उस वेरिएबल को कॉमा लगा के लाइन बाय लाइन आगे लिखते चले जाओ और वो उसको प्रिंट करा देगा। ठीक है। अब क्या होता है, हमारे जो कंपाउंड टाइप होते हैं वो नॉर्मली प्रिंट नहीं हो पाते, उनके लिए मुझे ये लगाना पड़ता है। ये क्या करता है, इस वैल्यू को प्रिंट कराने में इसकी हेल्प करता है। ऐसे ही हमारा प्रिंट एलन एक्स वाई जेड को नॉर्मली समझ नहीं पाएगा। अगर मैं इसको हटा दूं, देखिए एरर देगा। देखिए एरर दे रहा है, कैन नॉट फॉर्मेट विद द डिफॉल्ट फॉर्मेटर। मतलब नॉर्मल जो फॉर्मेट मतलब होता है प्रिंट कराना, नॉर्मल जो प्रिंट कराने के मेथड से प्रिंट एलन के, उससे ये समझ नहीं पा रहा है। आप इसको डिबगर लगाओ इसमें। तो ये क्या होते हैं, ये सारे ऑपरेटर्स होते हैं, आगे आप समझोगे कि ये डेवलपर्स को हेल्प करते हैं बहुत सारी चीजें डेवलप करने के लिए। अब ये इसको प्रिंट करा पा रहा है। ठीक है दोस्तों, अभी मैं आप लोगों को दिखा रहा था कि इसने प्रिंट कराया क्या एक्चुअली में। इसने प्रिंट कराया एक्स वाई जेड इज। अगर केवल अंदर की वैल्यू होती, अगर केवल एक्स होता तो 500 लिखता, वाई होता 64 लिखता। इसने ये ब्रैकेट भी देखिए लगाया है अपने आप, मैंने तो लगाया नहीं यहाँ पर ब्रैकेट, अपने आप यहाँ पे ब्रैकेट भी लिख के आ रहा है। मतलब ये कंपाउंड पूरा आया है। ठीक है, ये कंपाउंड टाइप है। ये हमारा एक्स वाई जेड ऐसा टाइप है जिसमें तीन वैल्यू एज अ कंपाउंड आती है। उन्होंने उस वैल्यूज को अलग अलग नहीं लिखी है।
मैंने उसको पूरा कंपाउंड ही लिखा है, तो इसको पूरा एज अ कंपाउंड ही रिप्रेजेंट करना। कल को ऐसा नहीं कि दो को जाके जोड़ दिया सीधा, नहीं होगा। ठीक है, कैसे उसको डील करेंगे अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो अब आपका प्रोग्राम ये कैसे समझ रहा है, वो इस करली ये जो ब्रैकेट लगा है उससे समझ रहा है कि इसके अंदर बहुत डिफरेंट टाइप की वैल्यूज पड़ी, तो भाई ये टपल है। ठीक है, तो पता है कि अगर ऐसा कोई टाइप को डिफाइन करता है तो उसको। अब मैं दोस्तों आप लोगों को एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, इस कंपाउंड टाइप को आप यूज़ कैसे कर सकते हो। ये कंपाउंड टाइप की आपने वैल्यू तो मंगा ली, ठीक है। अब इसको आप यूज़ ऐसे समझो, किसी यूज़र से आपने इन्फॉर्मेशन लेनी है, पहले इनपुट डलवाना है। आप चाहते हो वो सारी इनपुट एक में डाल दे, ठीक है। आप ज़्यादा यूज़र को लोड नहीं देना चाहते हो, ठीक है, कि अलग-अलग फ़ील्ड में भरे जाके। आप चाहते हो कहीं से एक में सारी फ़ील्ड भर दे, फिर मैं उसको हैंडल कर लूँगा, ठीक है। अब अगर इसी चीज़ को मैं आपको कैलकुलेटर वाले एग्ज़ाम्पल से दिखाऊँ, चलिए चलते हैं। सबको हटाता हूँ मैं। ये हमने कैलकुलेटर बनाया हुआ था। अब आप चाहते हो एक्स एंड वाई की वैल्यू अलग-अलग ना डलवा के एक में ही डलवा लो। तो आप इसको बना दो लेट एक्स वाई, ऐसा टाइप बना देंगे हम लोग, जहाँ पे और एक्स वाई डलवा दो। इसको क्या करता हूँ, अभी मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। ठीक है, सॉरी। यहाँ पे बताना पड़ेगा किस टाइप का। मैं ले रहा हूँ यू, एक को ले लेता हूँ 32, दूसरे को आई 32 ले लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कुछ भी ले सकते हैं, अभी नंबर ही ले रहे हैं। अब मैं इसमें इसकी वैल्यूज़ को स्टोर करा देता हूँ। वो कैसे कराऊँगा? अब दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू कंबाइंड आ गई है, यूजर दे दे रहा है। बट अब मैं इसको यूज कैसे करूँ? मैं वही बोला था, अगर मैंने कंपाउंड कंपाउंड टाइप बना ली, अब मैं इनको जोड़ूँ कैसे? क्या ये एक्स और वाई को क्या अभी जोड़ पाएगा? ठीक है, कार्गो रन करते हैं। एरर आ गई जैसे मैंने बोला था। ये बोल रहा है कि एक्स और वाई कहाँ है? वो बोल रहा है ना ही उसको एक्स मिल रहा है, कैन नॉट फाइंड वाई, और ना ही एक्स, इसको ना एक्स मिल रहा है ना वाई मिल रहा है। ठीक है, आपने तो जोड़ने को बोल दिया, ये ना इसको एक्स मिल रहा है ना ही वाई मिल रहा है। अब हम इसे कैसे डील करेंगे? हमने यूज़र के लिए तो ईज़ी बना दिया कि उसने एक ही वैल्यू फ़ील्ड भेजी, उसको अलग-अलग 2 फ़ील्ड नहीं भेजनी पड़ी। पर अब हम इसको कैसे हैंडल करेंगे? तो उसका भी एक तरीका होता है दोस्तों, डिस्ट्रक्चरिंग का, कि आपने एक स्ट्रक्चर्ड वे में एक वैल्यू सब मँगा ली उसके लिए, सहूलियत के लिए, अंदर आपने उसको डिस्ट्रक्चरिंग कर ली। वो कैसे होता है? तो आपको लेट बनाना है और आपको ऐसा ही रिप्रेजेंट जैसा उसका स्ट्रक्चर है, सिमिलरली आपको स्ट्रक्चर लिखना है, ठीक है? अब स्ट्रक्चर में वैल्यू क्या आएगी? इज़ इक्वल टू किसके करना है? एक्स, वाई के, अभी मैं बताता हूँ। अब एक्स, वाई का स्ट्रक्चर कैसा है? आप देखें तो एक्स, वाई का स्ट्रक्चर है U32 I32 का, तो वैसा ही एक्स, वाई जैसे है ना यहाँ पे, यहाँ तो लेट बनाएँगे, एक्स, वाई का जो स्ट्रक्चर है वैसे ही हम उसके अंदर नाम डाल देते हैं, ठीक है, वेरिएबल्स के। तो हमने एक्चुअली में लेट एक्स वेरिएबल, लेट वाई वेरिएबल यहाँ पे बनाया है, बट जो हमने उसको क्या किया है, इस स्ट्रक्चर के फॉर्म में रख के और उस स्ट्रक्चर के साथ कंपेयर करा लिया है, तो वो क्या करेगा, फिर यहाँ पे एक्चुअली में जो पहले मैं इसको चला के दिखाता हूँ कि ये चल रहा है कि नहीं, आप ये देख लो। कार्गो रन करते हैं हम लोग। तो फ्रेंड्स जो एरर आई है वो आई है कि आप एक्स और वाई की डिफरेंट वैल्यू, ये U32 टाइप का है, ये I32 टाइप का है, उन दोनों को जोड़ नहीं सकते। ठीक है दोस्त, रस्ट में ये भी एक प्रॉब्लम आती है, रस्ट में ऐसा लिखा कि आप दो I30 इंटीजर टाइप को U32 के साथ नहीं जोड़ सकते। ठीक है, तो आपको अगर बनाना है तो इसको U32 ही बनाना पड़ेगा। लेट्स जस्ट मेक इट U32। अभी इसको रन करते हैं और देख सकते हैं दोस्तों, सम ऑफ एक्स एंड वाई इज 13। हमारा कोड रन कर गया। ठीक है, सम ऑफ एक्स एंड वाई इज 13 यहाँ पे आराम से लिख के दे रहा है। तो हमने एक स्ट्रक्चर में मंगाया, फिर उसको डिस्ट्रक्चर कर लिया। मैंने एक्चुअली ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लेट एक्स और लेट वाई को, उसकी वैल्यूज को कंपेयर कर रहा है। यहाँ पे अगर इस चीज को हटा दे तो एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ पे लिखी होगी, ऐसा कुछ यही तो लिखा होगा, 5 और 8 इसके सामने। तो ये क्या कर रहा है, बांट दे रहा है। लेट एक्स, अगर इसको इसके अंदर डालें तो लेट एक्स लेट वाई, लेट एक्स टू 5 लेट वाई, यही तो हो रहा है। तो इसको कहते हैं डिस्ट्रक्चरिंग, कि किसी डाटा को क्लाइंट से आप एक इनपुट मंगा लो, उसको हेडेक ना दो, यहाँ पे आप उसको अपने एंड पे मैनेज कर लो। अब दोस्तों आप यहाँ पे एक देख रहे होगे कि मैंने यहाँ पे सम के टाइप को हटा दिया और वी कैन से सम का टाइप डिफाइन नहीं किया, बट फिर भी ये कोड रन कर गया। ठीक है, मैंने एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम सम रखा है और उसके अंदर आगे मैंने डिफाइन नहीं किया ये कौन से टाइप का होगा, फिर भी ये आपको कोड रन कर गया। दोस्तों आपका जो रस्ट लैंग्वेज है वो इन्फरिंग को सपोर्ट करता है। ही कैन इन्फर, आप जब उसमें वैल्यू डालोगे कि किस टाइप का होगा। ठीक है, ये जितने भी प्रिमिटिव टाइप हैं, मैंने बोला ना जो आपकी लैंग्वेज को पता है, ठीक है, जैसे मैंने बताया I32 F32, इन सारे टाइप्स को वो इन्फर कर लेता है कि ये किस टाइप का होगा और आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है। पर ऐसे आगे वाले कंपाउंड टाइप्स आएंगे, यहाँ ये वाला प्रिमिटिव टाइप के भी नहीं है,
पर आगे आपको बहुत सारे ऐसे टाइप मिलेंगे जहाँ पे लिखने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये हाफ़ली एक हाफ़-हाफ़ तरीके से समझता है। अभी आप समझो ये पूरी तरीके से हर चीज़ को इन्फर कर लेता है, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों? अभी मैं इसको रन करूँ देखिए, अभी भी रन हो जाएगा। तो ये टपल टाइप के लिए भी इन्फरिंग काम कर रही है। आपको बताना नहीं पड़ा कि ये टपल टाइप है, इसने खुद ही इन्फर कर लिया है भाई ब्रैकेट के अंदर 2 वैल्यू आ रही हैं, तो इसने इन्फर कर लिया कि ये किस टाइप की होगी। और मैं आपको अभी रैशनलाइज़र करके दिखाऊँ, तो ये डिफ़ॉल्ट टाइप उसको दे देता है। इसने डिफाइन कर रखा है कि अगर भाई ऐसा कुछ नंबर आता है तो उसको क्या डिफ़ॉल्ट टाइप देंगे। तो ये नंबर को कौन-सा डिफ़ॉल्ट टाइप देता है, तो ये नंबर को देता है आपका i32। ये देखिए मैंने रस्ट एनालाइज़र ऑन किया, इसने अपने आप इन्फर करके बता दिया भाई, जो ये किस टाइप का है, टपल टाइप का है क्योंकि इसने बंद है इसमें और इसके अंदर वैल्यूज़ जो हैं ये i32 हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट किसी भी नंबर को ये i32 ही मानता है। ठीक है? अब आपको u32 बनाना है, तो आपको पता है आपका कोड इसको i32 मानना है, बट आपको चाहिए क्या u32 ही आए। ठीक है? इसमें कोई भी इंटीजर ऐसा ना आए नेगेटिव वाला, तब आपको वहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। तो मैं आपको हर यूज़ केस बता रहा हूँ दोस्तों, कि आपको कब वहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा, कैसे चीज़ें हैंडल होती हैं कि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। दोस्तों अभी आते हैं अपने दूसरे कंपाउंड और सबसे आखिरी प्रिमिटिव टाइप का। हमने सारे प्रिमिटिव टाइप देख लिए। उसे हम बोलते हैं दोस्तों एरे। एरे भी एक प्रिमिटिव टाइप है, ठीक है? अब एरे क्या होता है, ये टपल जैसा ही होता है, इसमें बहुत सारी वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। टपल में क्या करते थे हम ब्रैकेट से उसको शो करते थे, यहाँ पे हम कैसे शो करेंगे इसको स्क्वायर ब्रैकेट से, ठीक है? अब इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट से शो करेंगे। टपल में क्या था, हम डिफरेंट टाइप की वैल्यूज़ को स्टोर करा सकते हैं, बट एरे में आपको पता है कि एरे में एक ही टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। अगर आपको U32 भेजना है तो U32 ही होगा। और जैसे आपको पता था हमारे कैलकुलेटर में हमको डिफरेंट टाइप की वैल्यू चाहिए भी नहीं थी, तो हम इसको टपल ना बना के इसको एरे बना सकते थे। इसको एरे बनाते हैं और लेट्स जस्ट ट्राई टू रिमूव दीज़ ब्रैकेट्स एंड ट्राई टू ऐड इट इंटू अ स्क्वायर ब्रैकेट। अब आप देख सकते हैं इसने इसको कैसा बना दिया, इसने इसको बना दिया एरे टाइप। आपने वही चीज़ स्क्वायर ब्रैकेट में रख दिया है और इसने इसको बना दिया एरे टाइप और इस फ्रेंड्स ये शो कैसे कर रहा है i32 टाइप की वैल्यूज़ हैं। कोई भी नंबर होगा इसको i32 ही मानना है। बट फ्रेंड्स एरे को रिप्रेजेंट करने का एक ये तरीका है कि आप लिख दो वो कैसी वैल्यूज़ हैं और कितनी सारी वैल्यूज़ हैं। तो हमने 2 वैल्यूज़ रखी हैं। अभी मैं यहाँ पे 3 वैल्यू कर दूँ, यहाँ पे 9 कर दूँ। तो ये क्या कहेगा आपकी एरे में i32 टाइप की है और 3 उसका जो है कैपेसिटी है। ठीक है? तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग एरे को क्योंकि ये सॉर्ट बना देता है। अभी आप यहाँ पे i32 की 50 वैल्यू होती, तो आप क्या करते? ये ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट लगाते उसमें 50 वैल्यू लिखने जाते? पॉसिबल नहीं था ना, ठीक है? और तो इसलिए इसने ऐसा किया। अब देखो इसको डीस्ट्रक्चरिंग करने के लिए भी हमको ऐसा ही स्ट्रक्चर शो करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे अगर हम ऐसे करें एक्स वाई जेड, अब देखिए इसने इसको डिस्ट्रक्चर कर लिया एक्स वाई जेड को और यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू दी। अभी क्या करते हैं इसको हटा ही देते हैं, जेड को लाने का हमारा कैलकुलेटर एग्जांपल चल रहा था। तो दोस्तों वहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रहा था और इस रस्ट एनालाइजर को भी स्टॉप कर दें, स्क्रीन दिखे। तो मैं आप लोगों को दिखा रहा था कि भाई जब हमको एक ही टाइप की वैल्यू दोनों लेनी थी क्योंकि हमारा ऑपरेटर जब सम करेंगे तो एक ही टाइप की वैल्यू को ही जोड़ सकता है। तो फिर हमें वहाँ पे डबल लगाने की जरूरत नहीं थी, हमें इसको टाइप को क्या बना सकते थे, एरे बना सकते थे। ठीक है? जहाँ पे हम जितना ईज़ी बना सकते हैं अपने कोड के लिए उतनी बाइनरी हमारी छोटी बनती है, हमारा रन बहुत फास्ट करता है कोड। तो इस चीज़ को ध्यान देना होगा। अब फ्रेंड्स हम लोग एक एरे ऐसे ही बना सकते हैं किसके लिए? मैं बना सकता हूँ, अब ये काम मैं दिखा रहा हूँ। मैं बना सकता हूँ एक वेरिएबल जिसका नाम रख देता हूँ मंथ्स। इसमें क्या होगा सारे महीने के नाम स्टोर होंगे, ठीक है? अब मेरे को मैं कहूँ महीना मंथ नंबर 4 तो वो हमको क्या दे दे? अप्रैल दे दें, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हम कैसे कर सकते हैं? एरे का यूज़ करके कंपाउंड टाइप में। क्योंकि एक मंथ नाम का वेरिएबल बना दिया, कभी भी मुझे यूज़ करना होगा कि 5वाँ मंथ बताओ तो मैं वहाँ पे 5वाँ मंथ निकाल के दे दूँगा उसमें से। तो इसलिए ये काफ़ी हेल्पफुल होता है दोस्तों। कंपाउंड टाइप्स हमारे और जो एक ही टाइप के हैं जैसे मैंने यहाँ पे सारी स्ट्रिंग सेव करा रखी है। मैंने बोला था ये अगर इसके अंदर बंद कर दें ये हमारा स्ट्रिंग टाइप का हो जाएगा और एक्चुअली इसको स्ट्रिंग स्लाइस बोलते हैं। ठीक है? तो वो स्ट्रिंग और स्ट्रिंग स्लाइस में क्या डिफरेंस है वो थोड़ा-सा आगे का बात है, हम लोग आगे देखेंगे। पहले हम लोग सिंपल अभी डाटा टाइप्स देख रहे हैं दोस्तों। एक हमारा स्ट्रिंग और स्ट्रिंग स्लाइस भी आता है। अभी आपको ये यूज़ करना है स्ट्रिंग स्लाइस को, ठीक है? तो आपको इन कंपाउंड टाइप का भी यूज़ समझ में आ रहा होगा कि भाई जो मेरे प्रिमिटिव डाटा टाइप सब कुछ हैंडल कर ले रहे थे, तो हमने ये कंपाउंड टाइप क्यों बनाए? हम अलग एक्स, वाई, ज़ेड नाम देके उनको यूज़ कर लेते ना। तो दोस्तों आप समझो कि हर महीने को रिप्रेजेंट करने के लिए अगर मेरे को स्टोर कराना होता है उनके नाम, तो मुझे कितने लेट करके कितने ज़्यादा वेरिएबल बनाने पड़ते? 12 वेरिएबल बनाने। और हमें पता है कि भाई मेरे को मंथ जब भी कॉल करना होगा, किसी वेरिएबल को प्रिंट कराना होगा, मैं इस मंथ को कॉल करूँगा और फिर इसमें से एक वैल्यू को प्रिंट करा दूँगा। अब वो कैसे करते हैं? कंपाउंड वेरिएबल से उनकी वैल्यू को कैसे फेच करते हैं? वो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। अब दोस्तों मैंने एक कंपाउंड टाइप बनाया जी आप देख सकते हैं इसको मैंने पहली बार तो ब्रैकेट में डाला, स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है और डिफरेंट टाइप है, तो ये टपल है। और टपल मैंने 3 टाइप की वैल्यूज़ को यूज़र से लिया है, उसमें पहली आई32 है, दूसरी 64 है एंड देन U8 है। आपने वैल्यूज़ देख ली इनकी।
अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक-एक वैल्यू को अगर किसी वेरिएबल में फेच कराना हो तो मैंने वो क्या किया होता है, पहली बात तो लेट लिखा होता है उन तीनों वैल्यूज़ को। लेट मी शो यू। तो मैंने एक डिसेक्शन का तरीका आपको बताया था कि आपको अगर तीनों वैल्यू की ज़रूरत पड़ रही है तो आप ऐसे करो, लेट लिखो और वैसा ही स्ट्रक्चर बना लो, उसमें एक्स, वाई एंड जेड डाल दो और उसको रिप्रेजेंट कर दो जाके इस वैल्यू के बराबर, और वी कैन से दैट एक्स कह दें अगर तो एक्स 1 बोल देते हैं और नाउ क्योंकि ये हो गई डिस्ट्रक्शनिंग। क्या करेगा, लेट एक्स 1 इज इक्वल टू क्या कर देगा, इसकी पहली वैल्यू 500 के बराबर, दूसरी, तीसरी ऐसे कर देगा। अभी आपको केवल एक वैल्यू अगर रिक्वायर्ड है, ठीक है दोस्तों, सब कुछ हटा दें। वो तो डिस्ट्रक्शनिंग के हेल्प से आप सारी वैल्यूज को एक वेरिएबल का नाम देते और यूज कर लेते, ठीक है। बट मेरे को चाहिए कि मैं जब चाहूँ तो उसकी मतलब सारी डिस्ट्रक्शन करने से फायदा क्या हुआ, कोड बड़ा हो रहा है। मैं जब चाहूँ उसकी एक वैल्यू को यूज कर दूँ, ठीक है, प्रिंट करा दूँ। तो उसका एक और तरीका है दोस्तों, हमें लिखना है एक्स डॉट टू। तो क्या होता है कि टपल में जैसे एरे में आपने सुना होगा, तो मैं आप लोगों को बता दूं वैसे, ये सारी वैल्यूज जो सेव है इनका एक इंडेक्स डिफाइंड होता है जो कि आपको पता ही होना चाहिए। जो पहली वैल्यू होगी वो हमेशा जीरोथ इंडेक्स पे होगी, दूसरी वैल्यू फर्स्ट इंडेक्स पे, तीसरी वैल्यू सेकंड इंडेक्स पे, ठीक है दोस्तों। तो अगर मेरे को सबसे आखिरी वैल्यू चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्स डॉट टू, एक्स का सेकंड इंडेक्स कॉल करना पड़ेगा। तो एक्स का अगर मैं सेकंड इंडेक्स कॉल करता हूँ तो ये इसकी तीसरी वैल्यू को निकाल के मेरे को प्रिंट करा देगा। और मैं क्या ये चला के दिखाऊं, आप देख सकते हैं, प्रिंट वैल्यू ऑफ लास्ट इंडेक्स इन टपल, और वो क्या है आखिरी में उसने दे दिया टू। अगर मैं यहाँ पे लगा दूं तो देखिए, तो उसकी वैल्यू क्या दे रहा है आखिरी में, इसने इसकी वैल्यू को उठा के टू दे दिया। तो आप देख सकते हैं मैंने यूजर से वैल्यू उठा ली और जब भी चाहिए उसको ऐसे यूज कर ली। उसके क्या करना है, नाम लिखना है कौन सी टपल से और उसके कौन से इंडेक्स की वैल्यू देनी है। देख सकते हैं आप दोस्तों, अगर मैं फिर वही दिखाऊं जो अभी मैं एग्जांपल लेके आया था, वहां पे सारी वैल्यूज थी इतनी सारी। इन्होंने क्या किया है कि पहली वैल्यू को फर्स्ट 100 थी उसको फेच करा लिया, स्टोर करा लिया अलग वेरिएबल में, ऐसे ऐसे। तो वही मैंने कहा था, अगर सारी वैल्यूज को किसी वेरिएबल में चाहिए तो आप डिस्ट्रक्शन कर लो, नहीं तो आप सिंपल सा ऐसे ही आप उसके इंडेक्स को कॉल करके उसकी वैल्यू को प्रिंट करा सकते हो। सिमिलरली हम लोग कर सकते हैं एरे के लिए, ये हमने जैसे टपल के लिए किया है, सिमिलर हम लोग एरे के लिए कर सकते हैं। लेट मी जस्ट डू इट। तो दोस्तों अभी मैंने क्या किया यहाँ पे, सिंपल सा इसी एक्स को एरे के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, और मैंने बोला था कि यहाँ पे आपको डाटा टाइप देने की जरूरत नहीं है, तो हम नहीं देते हैं उसको अभी के लिए। हर बार क्योंकि ये इन्फर कर लेता है तो हर बार हमें अब डाटा टाइप लिखने की जरूरत नहीं है, हम समझ सकते हैं यहाँ से। अब दोस्तों मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि इसकी वैल्यू को फेच कैसे करेंगे। तो जैसे हम लोगों ने टपल को फेच किया था, क्या हम इसकी वैल्यू को फेच कर पा रहे हैं कि नहीं, ये मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स हर कंपाउंड टाइप का ना फेच करने का रूल अलग होता है। जैसे टपल को शो करने का रूल अलग था, तो इसको हम लोग डॉट लगा के फेच नहीं कर पाएंगे। मैं इसको चला के भी दिखा देता हूँ। आप देख रहे हैं यहाँ पे एरे एरर आ रही है कि भाई आपने जो डॉट लगाया है ये हमारे टपल टाइप के लिए है। अगर आपको एरे के लिए करना है तो देखिए आपका ना कंपाइलर आपको हर चीज लिख के देता है। इंस्टीड ऑफ यूजिंग दैट आपको एरे के लिए ऐसे लिखना चाहिए, आप ऐसे लिख लो, ठीक है। क्या करना है, यहाँ पे इसको स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज कर देना है। अब ये उसकी वैल्यू को देखते हैं फेच कर पा रहा है कि नहीं। ये देखिए दोस्तों, इसने इसकी थर्ड वैल्यू उठा के दी। तो आप कंपाउंड में आप ऐसे वैल्यू उठा के आप इनको फिर ऐसे यूज कर सकते हो। यही मैंने आपको जो एग्जांपल दिखाया था इसका, मंथ का, कि भाई मंथ आपको पता है कि आपके कोड में हर जगह मंथ के नाम को प्रिंट करना ही करना है, ठीक है। तो कौन से मंथ के नाम को कब यूज कर लेना आपको नहीं पता, तो आपने एक वेरिएबल स्टार्टिंग में बना लिया मंथ नाम का, आपने उसमें सारी वैल्यूज को डाल दी, ठीक है, पहला महीना छोड़। अब मैंने यहाँ पे प्रिंट एलन लिख दिया कि प्रिंट, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे राम विल विजिट दिल्ली इन, अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ कौन से महीने में विजिट करेगा राम, तो मैं लिख देता हूँ मान लो सितंबर में। तो मैं यहाँ पे कैसे इसको रिप्रेजेंट करूंगा दोस्तों, मैंने यहाँ पे लिख दिया मंथ्स डॉट, और सितंबर कौन सा महीना होता है हमारा, सोचो। तो फ्रेंड्स सितंबर हमारा 8th मंथ होता है। अभी हम इसको प्रिंट करते हैं, प्रिंट करना है, कार्गो रन करते हैं, राम विल विजिट दिल्ली इन सितंबर, ठीक है। तो अभी आपको कभी मंथ प्रिंट कराने हो, 2-3 मंथ यहीं पे प्रिंट कराने होते तो मंथ 8 8 में, तो अगर कोई बंदा कह दे कि 8th मंथ में विजिट करूंगा, 9th मंथ, तो वो उसका यहाँ पे 9th नाम प्रिंट करा देगा। तो यही मंथ वेरिएबल आप अब कोड में 50 जगह यूज कर सकते हो, एक जगह लिख दिए सबके नाम, अब 50 जगह यूज कर सकते हो, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कंपाउंड टाइप कितना हेल्पफुल होते हैं हमारे लिए, ठीक है, जो हमें काफी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे डाटा टाइप। अब हमारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो होता है फंक्शंस का। आपने पहला फंक्शन देखा ही था जो हम लोगों ने मेन बनाया था, तो मैंने वहाँ पे आप लोगों को बताया ही था कि इसका
लेट मी क्रिएट अनदर। जब आप कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो तो एक मेन फंक्शन वो बना के देता है। तो फंक्शन का सिंटैक्स क्या था दोस्तों, आपको एफएन लिखना है, जो कि कीवर्ड है एक फंक्शन स्टार्ट करने का। जैसे लेट कीवर्ड होता है, लेट कीवर्ड यूज करते हैं एक वेरिएबल बनाने का। फंक्शन बनाने का जो कीवर्ड हमारा प्रोग्राम समझता है, कंपाइलर समझता है, होता है एफएन। एफएन के बाद जो आप नाम दोगे वो उस फंक्शन को नाम दे देगा, जैसे कि हमारा वेरिएबल में लेट कीवर्ड के बाद नाम दे देते। अब दोस्तों उसके बाद फिर हमें यहाँ पे एक ब्रैकेट बनाना पड़ता है जिसमें आप पैरामीटर्स भेज दो। उस फंक्शन को कोई वैल्यू आप पहले भेजना चाहते हो, ठीक है, यहाँ पे हम पैरामीटर्स दे सकते हैं, कोई वैल्यू कल को उस फंक्शन में यूज होनी तो हमें भेजना है, तो उसके लिए यहाँ पे पैरामीटर्स दे सकते हो। अभी हमने यहाँ पे मेन में कुछ नहीं दे रखा है, आगे एक एग्जांपल में आप लोगों को दिखाऊंगा कि पैरामीटर्स कैसे दे सकते हैं। देन आप उसको कर्ली ब्रैकेट में उसकी बाउंड्री डिफाइन कर देते हो कि भाई ये फंक्शन की ये है, ये स्कोप है इसका। तो मैं बाउंड्री बोलता हूँ देसी लैंग्वेज में, बट इसको स्कोप बोलते हैं कि भाई इस फंक्शन के में जो चीजें होंगी वो इसके अंदर जो चीजें होंगी वो इस फंक्शन का स्कोप है। अब क्या दोस्तों, इस कर्ली ब्रैकेट जो ये स्कोप है इसके अंदर आप कोई भी कोड लिख सकते हो। आप 1000 लाइन का कोड लिख दो। अब उस कोड क्या है कि ये इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर है, मतलब इस बाउंड्री के अंदर है, और उस बाउंड्री का नाम क्या है, जो भी आप फंक्शन का नाम देना चाहो। जैसे मैं अभी कोई दूसरा फंक्शन बनाऊं, ठीक है, मैं इस बाउंड्री के अंदर भी एक नया फंक्शन भी बना सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन नहीं बन सकता, बट मैं इसको बाहर आपको बना के दिखाता हूँ। फंक्शन मैं बना देता हूँ अनदर फंक्शन। नाम क्या रखूं, अनदर फंक्शन रख देता हूँ। अब दोस्तों फंक्शन का नाम रखने के लिए आपको अगर ऐसे होता है, ये इसका सिंटेक्स है कि आप जब भी किसी फंक्शन का नाम रखोगे वो हमेशा स्मॉल केस में होगा। अगर आप उसमें दो नाम ऐड करना चाहते हो कि उसको समझ में आए लोगों को ये फंक्शन करता क्या है, आप उसमें दो वर्ड यूज करना चाहते हो, तो आप उसको अंडर स्कोर से डिफरेंशिएट करोगे। इसको हम लोग स्नैक केस कहते हैं। आप अगर देखोगे सांप की तरह चल रहा है, ठीक है, सांप में ये मुड़ रहा है ऐसा, तो इसको स्नैक केस करते हैं। तो स्नैक केस में हम लोग अपने फंक्शन को स्टैंडर्ड मेथड तरीका जो है उसमें लिखते हैं। बट जरूरी नहीं स्टैंडर्ड आप लिखो ही, ठीक है, पर स्टैंडर्ड ये फॉलो होता है, नहीं तो आपका कंपाइलर हमेशा आपको वार्निंग देता रहेगा। अब दोस्तों आपका फंक्शन मान लो कुछ कैलकुलेशन करने के बाद रिटर्न भी कुछ मार रहा हो, तो यहाँ पे हम रिटर्न भी डिफाइन कर सकते हैं, बट कंपलसरी नहीं होता, इसलिए अभी मैं नहीं बता रहा हूँ। अब मैंने यहाँ पे बाउंड्री बना दी कि भाई इस नाम का ये जो कोड है, एक्चुअली फंक्शन का काम क्या है दोस्तों, आपके कोड को बाउंड्री देना, ठीक है। आपका कोड क्या है, मैंने बोला था आपका कंपाइलर आएगा, वो इस बाउंड्री के अंदर जाएगा और लाइन बाय लाइन कोड को रन करने लगेगा। अब आप क्या चाहते हो, आप ऐसे प्रोग्रामर ऐसे बड़े प्रोग्राम कैसे लिखोगे जो 3-3 हजार लाइन पन्ने के होते हैं, तो वो आप चाहो कि एक लाइन से सब कुछ लिखते चले जाओ, वो ऐसे मैनेजेबल होगा क्या? आपके प्रोग्राम को मैनेजेबल बनाने के लिए भाई कौन-सा कोड कब रन करेगा, आप चाहते हो कि एक कोड मैंने जो लिख दिया है वो उसका काम बार-बार आ रहा है तो उसको बार-बार रन करा सकूँ। जैसे मैंने आप लोगों को अभी एग्ज़ाम्पल दिखाया था, उसमें मैंने एक वेरिएबल बना दिया था और मैंने उसमें स्टोर करा दी थी मंथ की ना नेम। अब मैं क्या कर पा रहा था, फिर वो वेरिएबल बार-बार कॉल करा के उसके नाम से बुला के उसकी वैल्यू को थ्रो करा पा रहा था ना। ऐसे ही फंक्शंस के नेम दिए जाते हैं, फंक्शन बनाए क्यों जाते हैं दोस्तों? कि मुझे एक बार अगर कोई कोड लिख दूं उसको बार बार यूज कर सकूं, रीयूज करने के लिए। अब किसी चीज को रीयूज करने के लिए उसे कॉल करना पड़ेगा ना कि भाई क्या यूज करना है। आप किसी प्रोग्राम में जाके उसको बताना पड़ेगा कि भाई इसको रीयूज करना है, तो इसीलिए उस कोड को नाम देना पड़ता है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, एक बाउंड्री बनाते हैं, उसके अंदर कोड लिखते हैं जिसको हम रीयूज करेंगे बार बार, और उसको हम एक नाम दे देते हैं। तो फंक्शन क्या कर रहा है, उसको नाम दे रहा है। मैंने अभी क्या नाम दे दिया उसको, अनदर फंक्शन। अभी मैं क्या करता हूँ, प्रिंट एलन, मैं कुछ नहीं करता हूँ उसमें, प्रिंट एलन करता हूँ, और मेरे को ऐसा बनाना है जो फंक्शन में बना दे रहा हूँ, जो कुछ नहीं करता है, बस लोगों से राम राम करता है। तो क्या करेंगे, जय राम जी की, ये मेरे को बार बार प्रिंट कराना है। अब दोस्तों इसको अगर मेरे को बार बार प्रिंट कराना होता, ठीक है, सॉरी, अगर मेरे को इसको बार बार प्रिंट कराना होता तो मेन में अगर इसको बार बार प्रिंट कराना होता तो मुझे ये लाइन हर बार लिखनी पड़ती ना जाके, ठीक है। इस लाइन को मैं जितनी बार लिखता, अभी मैं दिखाता हूँ, ये हेलो वर्ल्ड है, वो हटा देते हैं, अगर मैं ये प्रिंट करा, अब मैं इसको रन करूँ, तो फ्रेंड्स मैंने कार्गो रन किया, ये प्रिंट करके क्या दिया, जयराम जी की, ठीक है। इसने इसको प्रिंट किया है जयराम जी की। अभी मैं इसको यहाँ से अगर हटा दूँ, कमेंट आउट कर दूँ, तो देखें ये क्या इस फंक्शन को चलाता है। तो आप देखेंगे रन करने पे इसमें फाइल तो बनी, बट इसने कुछ चला नहीं, क्योंकि मेन फंक्शन में कुछ एक्चुअली है नहीं दोस्त, ठीक है। अब इसको मैं चेंज करता हूँ, फिर से हेलो वर्ल्ड लाता हूँ, और मैं अब इसको रन करता हूँ, तो शायद आपका ज़्यादा कंफ्यूजन क्लियर होगा। मैंने इसको अब चलाया तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट होके आया, और जो मैंने यहाँ पे प्रिंट कराया था वो क्यों नहीं चला, आपसे क्वेश्चन है, ठीक है। ये जो मैंने यहाँ पे कराया था ये क्यों नहीं रन हुआ, मैंने यहाँ पे प्रिंटलन जयराम जी की भी तो लिखा है, बट इसने केवल हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया। तो यही दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था, आपका जो कंपाइलर है, या जब आप प्रोग्राम में एंट्री पॉइंट देते हो, तो उसको कहते हो कि भाई मेन फंक्शन में जाना और उसकी बाउंड्री में जो कोड है उसको चला देना। आपके कंपाइलर को पता भी नहीं है कि उस बाउंड्री के बाहर जो लिखा है उसके कंपाइलर को मतलब ही नहीं है।
आपका कंपाइलर उसको देखेगा भी नहीं। अब जब वो देखेगा नहीं तो वो कोड कंपाइल होके वो वाला कोड गया ही नहीं। जो एक्जीक्यूटेबल फाइल बनती है हमारी, उस फाइल में केवल इतना ही कोड गया है। ये वाला कोड गया ही नहीं क्योंकि कंपाइलर ने देखा यहाँ बाउंड्री क्लोज़ हुई, वो बाहर हो गया। तो दोस्तों इसीलिए मुझे बताना पड़ेगा अपने कंपाइलर को कि इस कोड को भी कंपाइल करना है, इस कोड को भी इंक्लूड करना है। तो अगर ये कोड क्या है, ये बाउंड्री है। इस बाउंड्री के अंदर जो कोड लिखा है उसको भी इंक्लूड करो। अब उस बाउंड्री को कैसे मैं बताऊँगा, तो उस बाउंड्री कोड की बाउंड्री को मैंने नाम दिया है बाकायदा, क्या? अनदर फंक्शन। मैं कहूँगा भाई इसको चलाओ, उसके बाद अनदर फंक्शन चलाओ, ठीक है? अब देखो, अब मैं जब इसको रन करूँगा दोस्तों, तो हेलो वर्ल्ड के बाद आता है जयराम जी की। अब ये प्रिंट करा दे रहा है आपका जयराम जी की, क्योंकि अब इस कंपाइलर को पता है कि भाई इस फंक्शन को चलाते समय जब इस लाइन पे पहुंचा तो मैंने कहा अनदर फंक्शन, तो कहेगा ये तो नाम है। अब इसमें है क्या, इस कोड को मुझे रन करना पड़ेगा। तब वो ढूंढने आता है, अपने स्कोप में देखता है, इसको ये नाम नहीं मिलता। मैं आप लोगों को बाउंड्री का कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों स्कोप का। तो इस स्कोप में ढूंढेगा। अब इसको अपने स्कोप में नहीं मिलेगा तो अपने पेरेंट्स के स्कोप में जाएगा। मतलब क्या बाहर कहीं है क्या, ये किसी अंदर ढूंढने नहीं जाएगा, ये हमेशा पेरेंट बाहर अपने ढूंढने नहीं। तो इस बाउंड्री के बाहर जाएगा तो इसको ये नाम मिल जाएगा और इस नाम के अंदर का कोड ये रन करना शुरू करेगा लाइन बाय लाइन। तो इसको पहली लाइन मिलेगी प्रिंट एलन, उसको वो प्रिंट करा देगा। फिर जैसे ये बाउंड्री क्लोज होगी दोस्तों, ये तुरंत लौट के वापस यहीं आता है। जैसे ये बाउंड्री क्लोज होते ही ये तुरंत कहेगा भाई ये लाइन मैंने चला दी, तो आपने बोला था उतना कोड मैंने चला दिया। तुरंत ये अगली लाइन पे स्विच करेगा, फिर ये बाउंड्री क्लोज हुई, ये प्रोग्राम वहीं पे रन करना बंद कर देगा, कहेगा भाई इतना ही था। तो ऐसे ये फ्लो मैनेज करने के लिए, इस फ्लो को मैनेज करने के लिए कैसे होता है, मैंने ये सिंपल एग्जांपल आपको दिया, क्योंकि अभी ये कॉम्प्लेक्स होगा तो आप कंफ्यूज हो सकते थे, इसलिए मैंने बेसिक लेवल पे स्टार्ट कर दिया और फंक्शन का आपको रोल बताया कि इसका महत्व कितना ज्यादा है। ठीक है, कि मैं इस कोड को अब मैं दोबारा कॉल कर दूं, ठीक है? अभी मैं यहाँ पे फिर से कुछ प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है? किसी ने बोला और भाई कैसे हो, ठीक है? तो आपको उसको आंसर देना है। मैं पूरा कन्वर्सेशन ऐसे अगर करना चाहूँ किसी को, जब बढ़िया, तो इस कन्वर्सेशन के बाद मैं फिर से अगर लिखवाना चाहूँ, यू नो, बंदा जाने लगा, ये कन्वर्सेशन हुआ, उन लोगों का कन्वर्सेशन ये चला, उसके बाद जब ये जाने लगे तो ठीक है, अच्छा भाई जयराम जी की, तो मैं फिर से इस फंक्शन को कॉल कर दूंगा और वो फिर से उस कोड को दोबारा चला देगा। यहाँ आएगा, कहेगा फिर से ये नाम मिला, फिर इसके लिए नाम नया होगा, फिर उस नाम पे पहुंचेगा, उस कोड को रन करेगा। तो अब दोस्तों ये कन्वर्सेशन कैसे आएगा मैं आपको दिखाना चाह रहा था। हेलो वर्ल्ड जयराम जी की, और भाई कैसे हो, सब बढ़िया जयराम जी, ठीक है? फिर से वो जयराम जी की कह के निकल गए। अब मैं देख रहे हैं एक ही कोड को बार बार यूज कर पा रहा हूँ, तो ये रियूजेबिलिटी आ रही है, फंक्शन का यूज करके ये रियूजेबिलिटी आ रही है दोस्तों। अब मैं इसको अगर लूप में डाल दूं, ये लूप का कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता होगा, पर इसमें अगर मैं कुछ भी डाल देता हूँ दोस्तों, अगर मैं ये लूप लिख के एक कोड उसके आगे लिख देता हूँ, मैंने लूप लिखा है, इसके आगे एक कोड लिख दिया, एक बाउंड्री बना दी कि ये वाला कोड, तो इसका मतलब होगा ये वाला कोड लूप पे चलेगा। जब हम गाना किसी लूप पे लगा देते हैं तो वो बार बार रिप्ले होता रहता है ना, जब तक हम उसे रोके ना, तो ये भी उस कोड को बार बार रिप्ले करता रहेगा जब तक हम उसको रोके नहीं। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, फिर से फंक्शन का कॉल करा दें, तो अब देखिएगा ये लूप पे चलता जा रहा है, आपको दिख नहीं रहा है, ये बार-बार चलता जा रहा है। मैं इसको ऊपर ले जाने की, ये देखिए इसको मैं ऊपर ले जाने की जितनी भी कोशिश करूँ, नीचे ले जाऊँ, ये जा ही नहीं रहा। ये लगातार उसको प्रिंट कराता चला रहा है। ठीक है, अभी ये बाद में क्रैश कर जाएगा जब एक लिमिट होगी आपकी डिवाइस की। आपकी डिवाइस की लिमिट को ये पार कर देगा तो ये क्रैश कर देगा। पर आप दोस्त देख रहे हैं कि जयराम जी की, जयराम जी की, जयराम जी की, जयराम जी की बहुत बार आ रहा है। तो लोग कहते हैं ना मालेज अपना, या फिर हमारे यहाँ, मैं लखनऊ का हूँ, वहाँ पे एक बैंक था, राम राम बैंक चौराहा, लोग बहुत बार राम का नाम लिख के 1000 टाइम्स लिख के एक पन्ने पे जमा करते रहते थे। ठीक है, राम का नाम जपना वाला। देखो ये राम का नाम जप रहा है, जयराम जी की। ये अभी कितनी लेवल पे पहुँच चुका हो कुछ कहने को नहीं, ठीक है? हम यहाँ पे ये भी चेक कर सकते हैं इसको स्टॉपेज लगा के इसके टाइम को, कि ये लूप कितनी देर पे स्लीप लेके करे। बट अभी वो अपने वीडियो के पार्ट का नहीं है। तो इसको रोकने के लिए आपको इस प्रोग्राम को क्लोज ही करना पड़ेगा, ठीक है? तो यहाँ पे कह रहा है कि एरर दे रहा है क्योंकि मैंने इसको क्लोज कर दिया, तो कह रहा है कि पूरी तरीके से वो हो नहीं पाया। दोस्तों ये था, ये लूप का यूज़ करके हम कर सकते हैं। लूप के बारे में आगे बढ़ेंगे कि इसको मैं कंट्रोल भी कर सकता था, कि केवल मुझे 10 बार चलाना होता है इस लूप को, तो वो भी मैं कर सकता था। बट वो आगे का टॉपिक है, वहाँ पे देखेंगे। तो आपको मैं ये फंक्शन बता रहा था कि ये एक ही चीज़ को मुझे बार-बार अगर यूज़ करना हो,
एक कोड को, तो मैं उसको एक फंक्शन में एक ब्लॉक बनाऊँगा कोड को, अलग बाउंड्री में डाल दूँगा पहली बात उस पूरे कोड को लिख के और फिर उसको नाम देके यहाँ पे चला दूँगा। अब मैं इसका एक सही तरीका बता रहा हूँ, चलो ठीक है, तो राम जी का नाम हो गया, जप लिया। अब हम लोग अपना काम भी स्टार्ट करते हैं दोस्तों। मैं एक ऐड फंक्शन बताता हूँ। एक फंक्शन है जिसका नाम है सम ऑफ 2 नंबर। सम ऑफ 2 नंबर नाम का मैंने फंक्शन बनाया, ठीक है? वो क्या करेगा, पहली बार जब भी सम करने जाएगा तो जयराम जी की तो करेगा ही, चलो उसको हम लोग रखते हैं। अभी हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, वहाँ पे पैरामीटर में 2 नंबर देना पड़ेगा, ठीक है? तो मैं कैसे उसको डिफाइन करूँगा, तो मैं कहूँगा कि भाई यहाँ पे 2 नंबर आएँगे, उनको सम करना है। तो वो कौन से नंबर आएँगे, ये मैं उस कोड में भेज सकता हूँ। अब ये कोड मुझे बार-बार चलाना है ना, जैसे मैं कैलकुलेटर बना रहा हूँ, केवल 2 वैल्यू को सब करता है। तो ये कैलकुलेटर के सारे फंक्शन मैं यहाँ लिखूँगा, बट वो जो वैल्यू होंगी 2, वो मैं दूँगा ना, कि भाई इन 2 नंबर को प्रिंट करो। तो मेन फंक्शन का हम लोग केवल काम करते हैं, यूज़ करते हैं वैल्यू देने के लिए। बाकी अगर मैं ये सारा हटा दूँ, ठीक है दोस्तों? तो हम लोग मेन फंक्शन का यूज़ करते हैं केवल वैल्यू देने के लिए, ठीक है? बाकी सारा कोड जो होता है वो होता है किसी और फंक्शन में हम लोग होते हैं, ऐसे कोड मैनेज होता है। तो मैं ये जो सम कॉल करूँगा, तो मुझे 2 नंबर देने पड़ेंगे, तो उसको मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि भाई मेरे को 2 नंबर चाहिए। तो मैं कह रहा हूँ कि मेरे को नंबर x चाहिए, मेरे को नंबर y चाहिए। पर दोस्तों यहाँ पे उसको वो इन्फर नहीं कर पाएगा। यहाँ पे नंबर और x, y किस टाइप का होगा, यहाँ पे आर्गुमेंट में जब हम देखते हैं, कि क ब्रैकेट के अंदर जब हम कुछ लिखते हैं उसको आर्गुमेंट बोलते हैं, आर्गुमेंट में देते हैं तो हमें बताना पड़ता है कि वो किस टाइप का होगा। तो यहाँ पे मैं कह दूँ U32 टाइप का होगा। भाई मेरे को U32 ही चाहिए। मेरे को कुछ इंटीजर-विन्टीजर वैल्यू जो आनी चाहिए वो अनसाइन इंटीजर होनी चाहिए। आप मेरे को यहाँ पे पॉइंट्स में वैल्यू ना भेज देना, नहीं तो मेरा कोड काम नहीं करेगा। बट सम तो हर चीज़ के लिए काम कर ही जाता है दोस्तों। अगर मैं ऐसे करूँ कि माइनस करने के लिए, ठीक है? या फिर डिवाइड करने के लिए वहाँ पे पॉइंट नहीं काम करेगा। पर अभी मैं सिंपल ही रखता हूँ। मैं बता देता हूँ भाई ये U32 ही भेजना मेरे को, ठीक है? अब दोस्तों मैंने कहा कि हमें 2 पैरामीटर चाहिए, एक का नाम है x, एक का नंबर है y। जब भी ये फंक्शन कॉल होगा ये 2 पैरामीटर मेरे को भेजो, ठीक है? और उनके जो टाइप होने चाहिए U32 ही होनी चाहिए। अब मेरे को क्या करेगा मेरा फंक्शन यहाँ पे प्रिंट करा देगा उसका सम। तो पहले ये उस जयराम जी की प्रिंट करा ही रहा है, उसके आगे ये प्रिंट करा देगा प्रिंटलन उसका सम क्या आ रहा है। तो वो हम लोग प्रिंट करा देते हैं दोस्तों। यहाँ पे जाएँगे और यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ गिवन वैल्यूज़ इज़, जो आपने वैल्यू दी है, इक्वल टू, और यहाँ पे दोस्तों मैं डायरेक्टली यहाँ पे एक वेरिएबल बनाऊँगा, लेट सम इज़ इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो आप कहोगे एक्स और वाई क्या है? वहाँ पे जैसे कन्फ्यूज़न थी एक्स और वाई क्या है, बट यहाँ पे मैंने बता रखा है कि ये पैरामीटर्स हैं भाई। ये फंक्शंस मेरा समझेगा। इस फंक्शन को जब मैं यहाँ पे 2 पैरामीटर देता हूँ, ये एक एक्स टाइप का पैरामीटर है, एक वाई टाइप का पैरामीटर है, तब वो उसको समझता है कि भाई ये दोनों पैरामीटर को रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं। जो पैरामीटर हमारा आएगा, जो बंदा भेजेगा, उन दोनों को सम करा देना है और यहाँ पे उस सम की वैल्यू को प्रिंट करा देना है। ठीक है? अभी क्या है कि मैं इस कोड को अगर रन करूँ, तो आपको पता है अभी ये चलेगा नहीं। चलेगा बट कुछ देगा नहीं, क्योंकि मैंने ये फंक्शन मेन में मेन वाले फंक्शन में हमारे कंपाइलर को कुछ मिला ही नहीं, तो वो उसको बिल्ड क्या करे, कंपाइल क्या करे। अब मैं इस सम फंक्शन को कॉल करूंगा, ठीक है? अब सम फंक्शन को कॉल करके मैं अगर नॉर्मली कॉल करने की कोशिश करूँ तो दोस्तों ये एरर देगा। लेट मी शो यू। अब ये कह रहा है कि भाई आपने जो सम फंक्शन कॉल किया है इसको 2 वैल्यू भी चाहिए, वो भी U32 टाइप। आपका सब बता रहा है कि जो सम 2 है इसमें U32 टाइप की 2 वैल्यूज भी भेजनी पड़ेंगी, ठीक है? नहीं तो इसको ये सम क्या करेगा, इसको तो चाहिए ना एक्स और वाई को जोड़ने। अब सम फंक्शन में देखेगा कि भाई एक सम टाइप का वेरिएबल है जिसको जो वैल्यू स्टोर करता है एक्स और वाई टाइप की जो आएंगी उनको। अब इसको एक्स और वाई मिला नहीं ना कि क्या सम कराए। तो यहाँ पे अब आप भेजोगे कि पहली वैल्यू हमारी होगी 5, दूसरी वैल्यू होगी हमारी 7। अब देखो चलता है कि नहीं। अब मैंने जब भेजा तो देखिए आया जयराम जी की सम ऑफ गिवन वैल्यू इज 12। उन दोनों वैल्यू को यूज करके इसने 12 दे दिया। अब दोस्तों आपको फंक्शन का यूज समझ आएगा कि यूनिविजिबिलिटी कैसे काम करती है। अब मैंने तो ये सम ऑफ 5 एंड 7 कराया, कल को मैं कहूँ कि नहीं, इसको कहीं कोड में, ये मेरा कोड चला, फिर मैंने यहाँ पे कुछ लिख दिया, हेलो वर्ल्ड लिख दिया, प्रिंटलन में लिख दिया कुछ भी, या फिर आगे के कोड रन किए, ठीक है? और वहाँ पे मैंने कुछ भी प्रिंट कराया प्रिंटलन माइक्रो यूज करके, एंड देन फिर से मैंने
इस फंक्शन को कॉल करा दिया। अब की मैंने वैल्यू रख दी कोई अजीब सी, और उसमें कोई अजीब सी वैल्यू को स्टोर करा दिया, अजीब सी नहीं, हम U32 टाइप ही दे सकते हैं। और मैंने ये फंक्शन चलाया, तो अब देखो मेरे को दो वैल्यू सब करानी होगी अब। तो पहली जयराम जी की, ठीक है, सम ऑफ टू वैल्यूज 12, फिर इसने ये लिखा, फिर इसने जयराम जी की किया, फिर सम ऑफ वैल्यू इज, ठीक है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कितना हमारे कोड की रियूजेबिलिटी को, यही कोड बार बार लिखना पड़ता तो बड़ा हो जाता ना, हम एक कोड को बार बार रीयूज कर पा रहे हैं, कितना हमारे लिए इजी बना देता है। तो इसलिए हमारे फंक्शन, एक कोई भी कोड हो जिसको रीयूज करना, उसको एक बाउंड्री में डालो, उसको नाम दो, उसको बार बार कॉल करा लो। दोस्तों अगर मैं यहाँ पे चाहूँ, ठीक है, -7 देने की कोशिश करूँ, क्या ये होगा? कम करके देगा? यहाँ पे इसने एरर दे दिया कि भाई यहाँ पे आपका जो माइनस है वो नहीं करेगा, क्योंकि यू अनसाइन इंटीजर। अब इस मेन फंक्शन को जब मैं कॉल कर रहा हूँ, ये आप कैलकुलेटर समझो जो दो वैल्यू को सम करता है। इस कैलकुलेटर को जब मैं कॉल कर रहा हूँ, मतलब इस कैलकुलेटर को जब मैं चला रहा हूँ, तो उसमें दो वैल्यू दे रहा हूँ। जब आप कैलकुलेटर चलाते हो तो उसमें दो वैल्यू देते हो ना, 5 + 8। जब मैं दो वैल्यू दे रहा हूँ, अगर मैं उसमें गलत वैल्यू जो चाहिए थी वो नहीं दे रहा हूँ, तो वो उसमें एरर दे रहा है, ठीक है। तो एक छोटा सा कैलकुलेटर का प्रोग्राम ये फंक्शन आपको रिप्रेजेंट करता हुआ दिख रहा होगा दोस्तों। जैसे ही माइनस हटाऊंगा, ये इसकी वैल्यू को भी सम करके दे देगा। अब देख रहे हैं जयराम जी की इसकी वैल्यू को भी जोड़ के दे दिया। तो ऐसे ही दोस्तों हमारे फंक्शंस काम आते हैं। आई होप आपको फंक्शन अब बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब दोस्तों ऐसा होता है कि हमने जो दिया उसने ये प्रिंट करा दिया, पर कभी कभी क्या होता है कि हमें यहाँ पे प्रिंट नहीं कराना। प्रिंट तो एक तरीके से डिबगिंग के लिए होता है। हमें उस वैल्यू को सम करा के दोबारा देना होता है यूजर को कि भाई ये सम करके ये वैल्यू लो, और वो सम वैल्यूज को फिर कहीं पे हमें स्टोर करना होता है, कहीं कुछ काम करना होता है। तो हमारे फंक्शन में एक टॉपिक आता है दोस्तों, उसको कहते हैं हम लोग रिटर्न, कि हम कुछ रिटर्न भी करना चाहते हैं। तो वो कैसे शो करेंगे? एरो से, ऐसे एक एरो बनाएंगे और फिर बता देंगे कि भाई एक U32 टाइप की वैल्यू हम रिटर्न भी करना चाहते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बता दिया दो आर्गुमेंट आएंगे, वो U32 टाइप के होंगे। फिर जब उनको हम ये सारी चीजें करने के बाद, सम करने के बाद उन वैल्यू को रिटर्न भी करेंगे, ठीक है। तो मैंने जो ये वैल्यू सम की, अब मैं क्या करूंगा, इसको रिटर्न कर दूंगा। मैं इसको प्रिंट नहीं कराऊंगा, ये अपने मेन फंक्शन को दे दूंगा कि भाई ये लो, तुमने दो वैल्यू दी, मैंने उनको जोड़ा और मैंने तुम्हें सम दे दिया, अब इसको अपने हिसाब से यूज करो, ठीक है। तो सम ऑफ टू नंबर यही तो करके देगा। अब रिटर्न कैसे करेंगे? पहली बात तो रिटर्न टाइप डालेंगे, और उसके बाद फिर हम यहाँ पे लिखेंगे रिटर्न। और क्या रिटर्न करना है? सम को रिटर्न करना है, ठीक है। आप देखेंगे अब इसको मैं रन करूंगा तो देख सकते हैं कि जयराम जी की तो बार बार लिख के आ रहा है, मतलब ये फंक्शन बार बार मैं कॉल कर रहा हूँ, जा तो रहा है, पर कुछ प्रिंट कराया नहीं, तो और आगे उसका सम प्रिंट नहीं हो रहा है। एक्चुअली में क्या कर रहा है, ये इसको रिटर्न मार रहा है। यहाँ पे वैल्यू रिटर्न तो आ रही है, पर आपने जब ये फंक्शन कॉल किया, ये दो वैल्यू दी, तो वो फंक्शन उसने गया, उसने सेव की सारी चीजें, सम कराया, अब उसने रिटर्न कर दिया। अब यहाँ पे जो वैल्यू रिटर्न की उसका आपने कुछ किया नहीं, तो आपने यूज ही नहीं किया। तो कैसे यूज करेंगे? ये जो वैल्यू रिटर्न करेगा, हम कहते हैं इसको सेव करा देते हैं, लेट एक्स वाई जेड, कुछ भी नाम दे देते हैं, इज इक्वल टू सम ऑफ टू नंबर। अब जब मैं इस वैल्यू को कराऊंगा तो उसको मैं यहाँ पे सेव करा लूंगा, ठीक है दोस्तों। अब मैं इसको चलाता हूँ, तो उसने उसकी वैल्यू को सेव करा लिया, बट हमें कैसे पता चलेगा कि वैल्यू क्या आई? तो हम क्या करते हैं, वो प्रिंट भी करा देते हैं। तो ये वाला प्रिंट वहां ना लगा के अगर वहां लगाऊं, तो आप देखिएगा, वैल्यू को मैं आके प्रिंट करा देता हूँ। यहाँ पे सम नहीं होगा, क्या होगा? एक्स वाई जेड होगा। अब लिखता हूँ, अच्छा यहाँ पे मैंने कॉल नहीं लगाया, हर चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो कुछ भी मिस नहीं। आप देख सकते हैं सम ऑफ टू वैल्यूज इज इक्वल टू, अब वो दे रहा है कि हमने ये वैल्यू इसमें स्टोर कराई, ठीक है, एक वेरिएबल में, एंड फिर उसको प्रिंट करा तो ये फंक्शन कॉल करके मैंने दो नंबर देके उसको सम कराया। अब इन वेरिएबल्स का यूज करके, उस वैल्यू को यूज करके मैं कुछ और करा सकता हूँ, ठीक है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि कैसे हम कोई चीज़ रिटर्न कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको मैं दिखाऊं कि ये एक्चुअली ये यहीं से आ रहा है, ठीक है। तो डायरेक्टली मैं ये फंक्शन भी यहाँ पे ऐसे लिख सकता था। मैं दिखाता हूँ इसको, मैं कहीं स्टोर किया, अगर मेरे को प्रिंट ही कराना होता ना दोस्तों, तो ये मैं पूरा फंक्शन उठाता, गोल सी, और यहाँ पे भी कॉल करा के प्रिंट करा सकता हूँ। लेट मी शो यू, ऐसे, लेट्स जस्ट सी कि ये होगा कि नहीं। ये देखिए दोस्तों, सम ऑफ टू वैल्यूज यहाँ पे गया, ये फंक्शन में कॉल भी नहीं कर रहा, ठीक है, इसी हटा दो।
इन 2 वैल्यूज़ को मैं डायरेक्टली यहाँ पे भेज के भी प्रिंट करा सकता था। क्योंकि अगर मेरे को प्रिंट ही कराना है तो उस वैल्यू को अलग स्टोर नहीं करा पा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आप लोगों को फंक्शन डिस्कस किया कि फंक्शंस कैसे काम करते हैं और उसको फंक्शन को रिटर्न कैसे कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है। तो आई होप अब आपके माइंड में सेटअप हो रहा हो कैसे कोड का फ्लो काम कर रहा है। एंड फ्रेंड्स अब आगे टॉपिक आता है कमेंट्स का कि डेवलपर आप कुछ चीज़ें कमेंट कर सकता है। जैसे मैं बताना चाहूँ भाई मेरा ये डेवलपर के लिए, कल को कोई डेवलपर आए मेरा कोड देखे तो मैं लिखना चाहूँ कि भाई मेरा ये फंक्शन क्या करता है। कोड में क्या होता है बेसिकली आप हर यूज केस के लिए एक फंक्शन बना देते हो, उसमें कोड लिख देते हो और उसके ऊपर आप कमेंट लिख देते हो। कल को आपका कोई कोड पढ़े तो पता चले भाई इस फंक्शन से आप करना क्या चाह रहे हो। तो दिस फंक्शन इज यूज्ड टू सम वैल्यू। ये मेरा फंक्शन क्या करता है, ऐसे आप अपने कोड के ऊपर कमेंट्स लिख सकते हो। ये होता है हमारा कमेंट। आप ऐसे कमेंट्स लिख के अपने कोड को रीडेबल बना सकते हो, अच्छा बना सकते हो। तो दोस्तों ये हो गए कमेंट्स। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जिसका नाम है, लेट मी ओपन दैट, कंट्रोल फ्लो। कि ये तो हो गया, लाइक आपने देखा फंक्शन का यूज करके आप प्रोग्राम का थोड़ा सा फ्लो मेंटेन कर पा रहे हो वैसे, ठीक है। इसको थोड़ा-सा सही से लिख देता हूँ, मैंने कचरा कुछ ज़्यादा ही फैला दिया है। बट आप ये फंक्शन का यूज़ करके, फंक्शन के नेम का यूज़ करके अलग-अलग कोड को कब यूज़ करना है। एक कोड ब्लॉक आपने लिख के रखा है, उसको यूज़ भी करना है कि नहीं करना है। जहाँ-जहाँ उसको मेन फंक्शन में कॉल करते जाओगे, वो यूज़ होता जाएगा। तो आप देख सकते हैं अपने प्रोग्राम का फ्लो मेंटेन कर पा रहे हो। आपका कंपाइलर आ रहा है, अब सीधे एक-एक लाइन पढ़ता हुआ निकल नहीं जा रहा है। वो जब यहाँ आ रहा है तो वो कह रहा है कि भाई यहाँ जाना पड़ेगा, वहाँ जा रहा है, फिर लौट के यहाँ आ रहा है, फिर आप इसको यहाँ भेज दे रहे हो। तो आप इस फ्लो को मेंटेन कर पा रहे हो ना? इस फ्लो को मेंटेन करने के लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए आप और भी चीज़ें यूज़ कर सकते हो और उसके लिए आता है दोस्तों आपका इफ एंड एल्स, ठीक है? इफ एक्सप्रेशन आता है। तो एक्चुअली इफ एल्स आपने देखा होगा, आपको पता ही होगा कि एक कंडीशन लिख देते हैं, अगर वो कंडीशन फुलफिल हुई तो उसके अंदर का कोड चलेगा, अगर नहीं फुलफिल होगी तो वो आगे कंपाइलर निकल जाएगा। तो यहाँ पे कंडीशनल फ्लो बताने वाला हूँ दोस्तों कि आप कंडीशन डिफाइन करके कैसे अपने कोड का फ्लो मेंटेन कर सकते हो। फ्रेंड्स अब कंट्रोल फ्लो को समझाने के लिए मैं फिर से इसी अपने एग्जांपल को आगे बढ़ाता हूँ। मैंने एक फंक्शन बना लिया जो 2 नंबर को सम करता है, ठीक है? अभी ऐसा केस आए कि एक ऐसा फंक्शन आया जिसमें आप 2 नंबर को माइनस करना हो आपको, बट आप चाहते हो जो उनका रिजल्ट आए, उन दोनों में नंबर का एक्चुअली वो माइनस ना करे, डिफरेंस निकाल के आपको बता दें, ठीक है? आपने 2 वैल्यूज़ भेजी, उनका डिफरेंस निकाल के बता दे, बट उसकी वैल्यू जो हो हमेशा पॉजिटिव में ही दे डिफरेंस, ठीक है? जैसे मैंने कहा कि आप डिफरेंस निकालो 5 और 7 का, ठीक है? तो वो 2 है, ठीक है? अब 5 बड़ा था या छोटा था उससे मतलब नहीं, बस उनके डिफरेंस जो उनका होगा वो हमेशा 2 होगा। तो उसको कैसे करेंगे? एक ऐसे ही सम ऑफ 2 नंबर की तरह हम लोग लिखेंगे सब्सट्रैक्शन या फिर माइनस ऑफ 2 नंबर। तो हमने अपने मेथड का नाम डिफरेंस ऑफ 2 नंबर रख लिया। हमने कहा अपनी 2 नंबर दो और उसके मैं आपका डिफरेंस निकाल के दूँगा। अब क्या होगा, आपको x माइनस y करना पड़ेगा। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है। दैट्स व्हाई मैं आपको बता रहा हूँ क्या करना है। तो ये x माइनस y निकाल के देगा, ठीक है? और यहाँ पे जब आप x माइनस y करोगे और कोई वैल्यू देगा तो यहाँ पे आपकी एरर आ सकती है। कैसे आएगी? मैं आपको दिखाऊँगा अगर दोस्तों। यहीं पे इसको मैं कमेंट सेक्शन अभी कर देता हूँ और इस प्रोग्राम को रन कर। फ्रेंड्स आप देखिए इसमें एरर आई है और एरर क्या बोल रही है। पहले तो इसको बिल्ड करने की कोशिश करते हैं, कार्गो बिल्ड। तो बिल्ड करते ही आपके कंपाइलर ने बोल दिया एरर, एरर है। और एरर क्या है एक्चुअली, सॉरी, फंक्शन का नाम नहीं बदला। जब हम फंक्शन कॉल करेंगे, चलिए अभी एक ही फंक्शन कॉल करते हैं। आपने कार्गो बिल्ड किया, सेमीकोलन नहीं लगाया, तो कार्गो आपका बिल्ड हो गया, ठीक है। बट आप इसको जब रन करेंगे दोस्तों, मैंने बिल्ड तो कर दिया, अब कार्गो रन करूंगा जब मैं, तब देखना एरर आ गया। अब देखिए सारा कुछ आपका कंपाइलर भी नहीं पकड़ पाता है। अब एरर क्यों आया है कि आपने मेन फंक्शन में जो कॉल किया है, लेट मी शो यू, कि जयराम जी की आपने जब ये प्रिंट किया, इसने जब इसने इसको माइनस किया और आपने सम में स्टोर कराने की कोशिश की, तो आपको पता है सम यू 32 टाइप का है। बट ये माइनस करने पे इसकी वैल्यू निगेटिव में आ रही है, ठीक है। पहले एक्स है, दूसरा वाई है, छोटे को बड़े से माइनस करोगे उसकी वैल्यू निगेटिव में आएगी, तो वो माइनस नहीं होगा, वो माइनस में वैल्यू आएगी और U32 में आप माइनस की वैल्यू स्टोर नहीं करा सकते। तो ये प्रॉब्लम आती है, इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं? इसको कंट्रोल फ्लो के थ्रू हम ये अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। लेट मी शो यू। हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे कंडीशन डालेंगे। ये फंक्शन कॉल करने से पहले एक इफ कंडीशन आएगी। इफ
यहाँ पे हम लोग x डिफाइन करेंगे, लेट x इज इक्वल टू, और ये वैल्यू x में डालेंगे, ठीक है, एंड लेट y इज इक्वल टू, यहाँ से एक और कॉन्सेप्ट अभी आप लोगों को मैं क्लियर करूंगा, ये वैल्यू y में डाल दी, ठीक है, और हमने पास क्या किया, हमने x है हमारे पास और y है पास कर दिया, ठीक है, x और y पास कर दिया, अब उसके अंदर ये वैल्यू है, और यहाँ पे लिख दिया इफ x इज ग्रेटर देन y, अगर x y से बड़ा हो तो उसके बाद क्या लिखते हैं, एक कर्ली ब्रेसेट लगाते हैं, तो ये वाला फंक्शन कॉल कर दो, तब क्या होगा, ये वाला मेथड कॉल होगा, और उसके बाद हम लोग लिखते हैं दोस्तों एल्स में क्या होता है, एल्स लिखते हैं हम लोग कि अगर वो ना हो अगर एक्स वाई से बड़ा नहीं है तो क्या करोगे, तब भी यही फंक्शन कॉल करोगे, बट ट्रिक क्या होगी इसमें, ट्रिक ये होगी कि अभी जो पहली वैल्यू होगी वो वाई होगी और दूसरी वैल्यू एक्स होगी, ठीक है, तो हटा देते हैं, तो कमेंट ही रहने देते हैं, चलो अब इसको रन करके देखते हैं क्या ये रन करेगा। तो हम लोगों ने सेमी कॉलन फिर नहीं लगाया कहीं पे, ये था, इसको मिस कर रहे थे, इसको रन करते हैं, ये देखिए अब आपका कोड बाकायदा रन कर रहा है, ठीक है, हमने इस फंक्शन में कुछ भी चेंज नहीं किया, हमने इसको i32 के फॉर्म में भी बदलना नहीं पड़ा, आपका कोड फिर भी रन कर रहा है दोस्तों, और लिख के क्या आ रहा है, जयराम जी की सम ऑफ वैल्यू इज इतना, एक्चुअली प्रिंट फंक्शन को हमें चेंज करना पड़ेगा, डिफरेंस ऑफ वैल्यूज इज इक्वल टू, ये प्रिंट करेगा, ठीक है दोस्तों, पर आप बोलोगे कि ये फंक्शन मैंने 2 बार कॉल किया और एक्चुअली में हमारी 1 बार वैल्यू आई, तो यही होता है कंडीशन, ये होता है ना अपने प्रोग्राम के फ्लो को मैनेज करने का, यहाँ से हम मैनेज कर रहे हैं कि भाई मैंने कंडीशन लिख दी, इसको कहते हैं कंडीशनल फ्लो, कि अगर ये कंडीशनल मैच हुई तो ये वाला कोड चलाना जो ये बाउंड्री है, अगर वो नहीं पास हुई तब ये कोड चलाना, अगर ये पास हो गई तो आगे निकल जाना, तो अब एल्स नहीं चलता है, तो अगर या फिर एफ चलेगा दोस्तों या फिर एल्स चलेगा, ठीक है, अगर ये कंडीशन मैच नहीं की होती तो ये कोड चल जाता। तो अब दोस्तों देखो हमने किया क्या, क्या है ना कि अगर मैं इसमें x की वैल्यू हमेशा बड़ी हो तब तो ये बाकायदा सही रन करेगा, क्योंकि ये जो होगा एक पॉजिटिव इंटीजर आएगा और सब में हम एक यूनिट सेव करा सकते हैं, तो मैंने वही किया, मैंने चेक किया बड़ी वैल्यू कौन सी है, अगर x की वैल्यू बड़ी है कि नहीं, अगर उसकी x की वैल्यू बड़ी है तो मैंने पहले x की वैल्यू भेजी, बट मैंने देखा जब x की वैल्यू बड़ी नहीं मतलब y की वैल्यू बड़ी है तो मैंने पहले y की भेज दी, अब यहाँ पे x जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो y को रिप्रेजेंट कर रहा है आप x को एक्चुअली इसको ऐसे ना कंफ्यूज करना, इसको मैं अगर a भी कर देता हूँ शायद आपको कंफ्यूजन हो जाएगी x और y, यहाँ पे वेरिएबल्स अलग हैं, ठीक है, यहाँ पे ए कर दो और बी कर दो, मैंने नाम अभी बी कर दो तो ए कर दो, तो अब आप देख रहोगे कि बी की वैल्यू मैंने पहले भेजी जो बड़ी थी, अब वो एक्स में बी की वैल्यू एक्चुअली आ रही है, तो बड़ी वैल्यू हमेशा एक्स की वैल्यू बड़ी होगी और ये कोड बाकायदा सही से रन करेगा, तो आप देख सकते हैं कैसे हम लोगों ने फ्लो मैनेज किया अपने प्रोग्राम का, ठीक है, कौन सा कोड चलाना है कौन सा नहीं चलाना है, ये करेंगे किसमें, मेन फंक्शन में होगा हर चीज मेन फंक्शन में, क्योंकि कंपाइलर हर चीज करेगा जाके मेन फंक्शन के थ्रू ही, ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। और अभी आपका यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि एक वेरिएबल भी एज अ वैल्यू हम यहाँ पास कर सकते हैं, वेरिएबल हमने डिफाइन कर दिया, अब ये जो एड्रेस है जिसको ए बोलते हैं ये एक्चुअली एक वैल्यू को ही शो करता है, और हमने एक वैल्यू यहाँ पे पास की, हमें पास तो वैल्यू करनी थी दोस्तों, अब आप इसको चाहे जो चेंज कर लो, लाइक आप ए की वैल्यू को बड़ा करके देख लो, आप सोच रहे हो कुछ मैंने गलत किया है तो ए की वैल्यू को मैंने इतना बड़ा कर लिया, फिर भी आपका ये कोड रन करेगा, एंड लेट्स सी की एरर क्या आई, ओके यहाँ पर एक्स और वाई हटा दिया है तो मुझे ए और बी करना पड़ेगा, फिर रन करते हैं इसको, अब दोस्तों जो एरर आया वो देखो, आपका कंपाइलर बता लिटरल आउट ऑफ रेंज, ये जो आपने वैल्यू दी है U32 में इस लिमिट की वैल्यू सेव ही नहीं हो, इसको भाई आप U32 ना बना के, ठीक है, आप इस वैल्यू के साइज को बढ़ाओ तब ये रन करेगा, तो क्या करें हम लोग इसको U64 करके देख लें, क्या करता हूँ मैं, लेफ्ट करता हूँ, U32 की जगह पे U64 करके देखता हूँ कि 64 में क्या ये वैल्यू स्टोर होती है, क्या करते हैं हम अपने बॉक्स, एक्चुअली ये जो वैल्यूज जो स्टोर हो रही है एक बॉक्स, एक स्टोरेज में तो स्टोर हो रही है बॉक्स में, बॉक्स का साइज बड़ा करके देख लेते हैं क्या ये अब चलेगा, अभी क्या बता रहा है, ये 64 के रेंज से भी बाहर है, ओके, अब दोस्तों ये तो 64 के रेंज से ही बाहर निकल गया, तो ज़्यादा बड़ी वैल्यू लिख दी, तो हम लोग वैल्यू ना चेंज करके आज देखेंगे कि किस रेंज में हम इसे ला सकते हैं, हम यूज 128 टाइप का बना के देखते हैं, ट्राई करते हैं।
देखिए U30 128 टाइप का बना दिया मैंने, अभी ये रन कर गया, देख सकते हैं? इसने वैल्यू बाकायदा स्टोर कराई और रन कर गया। तो ये होता है किस इतनी बड़ी वैल्यूज़ के साथ हमें डील करना है, तो उस टाइप का हम लोग यहाँ पे टाइप डालते हैं, नहीं तो उससे बड़ी वैल्यू डाल दी तो वो जाएगा ही नहीं। फिर एक बहुत सारे ऐसे कैलकुलेटर होते हैं जिनमें कुछ होता है 10 डिजिट तक ही नंबर करा सकते हो। मैंने 10 डिजिट पार कर दी, मैंने वो अपने क्या कहते हैं कैपेसिटी बढ़ा दी, उस कैलकुलेटर की कैपेसिटी तो आप बढ़ा नहीं सकते, वो तो आ गया आपके हाथ में। लैपटॉप में काफ़ी रैम है, मैंने कैपेसिटी बढ़ा दी। तो ऐसे ये सारी चीज़ें मैनेज होती हैं। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। इफ एल्स का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा दोस्तों। अभी यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल दिखा दूँ कि इफ के बाद आप जितनी चाहो उतनी कंडीशन लगा सकते हो। एल्स के आगे फिर से लिख दो तो वो और कंडीशन चेक करेगा और एल्स लास्ट में लिख दो तो इफ होता है, एल्स होता है, उसमें इल्स एफ भी होता है दोस्तों। मतलब एफ उसके बाद एल्स के बाद वो फिर से इफ चेक करने जा रहा है कि क्या ऐसा तो नहीं है। तो ऐसे आप कंडीशंस को काफ़ी तरीके से मैनेज कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका कंडीशनल फ्लो। आई होप आपको समझ में आया होगा दोस्तों। तो हम लोगों ने क्या-क्या चीज़ें कैप्चर ये कर ली हैं। कॉमन प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट का आज हम लोगों ने कंप्लीटली इसको फिनिश कर दिया है। आई होप आपको अब सारे रस्ट के कॉमन प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। इस जो क्रैश कोर्स की अगली वीडियो में हम लोग ओनरशिप का कॉन्सेप्ट समझेंगे, जो कि बहुत अलग है, बहुत ही डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट नहीं कहेंगे, बहुत ही डिफरेंट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो उसके लिए एक लंबा वीडियो चाहिए, इसलिए मैंने इसको अलग पार्ट में रखा है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। अगर मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, ये सीरीज़ पसंद आ रही है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर। बाय बाय।